नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। बाजार में पिछले हफ्ते हमने करीब 2.5% के आसपास की तेजी देखी। एक इवेंटफुल हफ्ता था जहां पर हमने देखा कि ओपेक की प्लस की बैठक थी, उसके बाद आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई, सीआरआर में हमने कट देखा जैसी कि उम्मीद थी, लेकिन सीआरआर की कटौती का असर बाजार पर कोई खास हमने देखने को मिला नहीं। कहीं ना कहीं वो प्राइस में डिस्काउंटेड भी था। अगर हम इस हफ्ते की बात करें, इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि कई सारे ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की खबर आ रही है। साउथ कोरिया में हमने देखा था कि वहां पर राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाया, हटाया, इम्पीचमेंट की तैयारी चल रही है। अब दूसरी खबर आ रही है सीरिया से, जहां पर राष्ट्रपति बशर अल असद को, उनके परिवार का करीब 55 साल का शासन था सीरिया में, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा है और जो विद्रोही गुट है उसने देश पर, सत्ता पर फिलहाल अपना कब्जा जमा लिया है। खबरें आ रही हैं कि बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं रूस, और वहां पर उनको राजनीतिक शरण मिली है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। सवाल यह है कि इस खबर का क्रूड प्राइसेस पर क्या असर होगा, इस हफ्ते बाजारों की चाल कैसी होगी और क्या आपके लिए मौजूदा भाव पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं, क्या कोई डिप आए उसका खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है। न्यूज ढेर सारी हैं, आगे उनकी भी चर्चा करेंगे। अगले 2.5 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार के लिए जो 4 सबसे बड़े ट्रिगर हैं उनके साथ। देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है और क्या ट्रिगर बन रहा है बाजार के लिए। तो नैस्डैक और S&P 500 ये दोनों इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं और शुक्रवार को डाउ में 125 अंकों के आसपास की नरमी रही है, लेकिन दो इंडेक्स ने रिकॉर्ड बनाया है। शुक्रवार को नजर थी नवंबर के पेरोल पर, जॉब रिपोर्ट पर, और जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं अनुमान से थोड़े से बेहतर ही। हालांकि इतने बेहतर भी नहीं है कि दरों में कटौती की जो वहां पर चर्चाएं चल रही उनको कोई धक्का लगा। देखते हैं कि क्या कुछ असर होता है आने वाले दिनों में। आगे कुछ और आंकड़े आएंगे, लेकिन आज ये गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि हल्की सी कमजोरी के संकेत दे रहा है। 24,730 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी। फोकस में रहेंगे एफएमसीजी शेयर। हाल फिलहाल हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो डिमांड थी, जो वॉल्यूम ग्रोथ थी, उसको लेकर चिंताएं उभरी थी, चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही थी। ऐसा लग रहा था शायद त्योहारों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कमज़ोर बिजनेस अपडेट आया है जीसीपीएल यानी कि गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से। इसके अलावा एक डील की है सीएट ने, मिशेलिन का कैम्सो ब्रांड ये खरीद रही है कंपनी, और इसके बाद आईएफएल और एक्सिस कैप की बुलिश रिपोर्ट है कंपनी को लेकर, सीएट को लेकर। लेकिन ऑटो में हम देख रहे हैं कि अब तैयारी हो गई है दाम बढ़ाने की। नए साल में तमाम कंपनीज दाम बढ़ाने जा रही हैं। अब मारुति ह्युंडई ने तो ऐलान किया ही था, एमएनएम ने भी ऐलान कर दिया है, और बायोकॉन के लिए एक नेगेटिव खबर आई है और हो सकता है कि शायद आज शेयर में गिरावट पर शुरुआत हो। क्या खबर है उसकी विस्तार से हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये थे 4 ट्रिगर्स जिसके साथ हम इस नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी काफ़ी आज इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एफआईआईज अपनी पोजीशनिंग किस तरीके से बना के बैठे हैं, और साथ ही आज का आंकड़ा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने ये जश्न ज़रूर मनाया कि 3 दिन जो है एफआईआईज ने जमकर खरीदारी की, पर फ्राइडे को फिर से एक बिकवाली का आंकड़ा आया है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ज़रूर हो जाता है समझना कि फिलहाल उनकी मार्केट में क्या पोजिशनिंग है। पर आइए उस पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल ट्रिगर्स क्या कुछ आ रहे हैं फिलहाल। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आपसे ही विस्तार से समझना चाहेंगे कि मार्केट को लेकर क्या कुछ खबरें आई हैं, साथ ही फिलहाल एशिया बाजारों का क्या हाल है। सीरिया में लेकर पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफी हुआ है, उसके बारे में तो आपने बताया ही, पर इसके साथ ही साथ इस नए हफ्ते की शुरुआत से के पहले क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। देखिए, थोड़े सा ना ये अगर इस हफ्ते की बात करें तो बाजार के लिए हम ये कह सकते हैं कि बड़े ट्रिगर का अभाव है। ये हफ्ता जब बीतेगा उसके बाद फिर से ट्रिगर आ जाएगा यूएस फेड का कि अच्छा, दरों में कटौती को लेकर यूएस फेड क्या फैसला लेता है, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी ट्रिगर कमी है। लेकिन ग्लोबल बाजारों की अगर आप चाल देखेंगे, मिक्स्ड संकेत। एशिया में चीन, जापान का बाजार एकमात्र बाजार है जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन कोरिया में, जैसा कि आपको पता ही है और लोग जानते हैं कि वहां पर थोड़ी सी राजनीतिक अनिश्चितता है। राष्ट्रपति की कुर्सी को लेकर भी थोड़ी सी अनिश्चितता कायम है। बाजार लगातार 4 दिन से गिर रहे हैं कोरिया के बाजार,
और हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार में भी आज हम नरमी देख रहे हैं। जापान का बाजार एकमात्र बाजार है जहां पर आज हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं। चीन में जो महंगाई दर के आंकड़े जो आए हैं वो महंगाई दर आई है अनुमान से कम, और ये अनुमान से कम आना टेंशन ये है वहां पर इकोनॉमी में कि क्या अमेरिका और चीन के बीच में जो संभावित जो ट्रेड वॉर है क्या उसका असर है। अगर उसका असर है तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए थोड़ी सी हम पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें वहां पर भी हमने मिक्स्ड क्यूज ही देखे। हालांकि नेस्डेक ने, S&P 500 ने नया शिखर जरूर बनाया है, लेकिन डाउ जोन्स करीब 125 अंक नीचे बंद हुआ है। जॉब रिपोर्ट अनुमान से बेहतर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, इकोनॉमिस्ट ये मान रहे हैं कि ये उतनी भी मजबूत नहीं है कि दरों में कटौती की जो उम्मीदें हैं, जो अनुमान है, उसको कोई धक्का लगे। 18 दिसंबर को US फेड की पॉलिसी है और CME फेड वॉच टूल के मुताबिक 4.5% दरें घटने की जो उम्मीद है वो बढ़ के हो गई है 85%। तो मान के चलिए कि रेट कट वहां पे आ रहा है। अच्छा, उसमें देखने वाली चीज होगी कि अच्छा 4.5% आता है या फिर फेड फिर से सरप्राइज करके आधे % का कर देता है, ये जरूर नोटिस करने वाली चीज होगी। लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़े आएंगे। बुधवार को नवंबर की CPI के आंकड़े अमेरिका में आएंगे और आज अगर बात करें होलसेल इन्वेंट्री आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। पिछले हफ्ते नेस्डेक में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा है करीब 3.5% के आसपास का। डाउ जोन्स आधे % की कमजोरी दिखाई है। अगर हम अन्य संकेतों की अगर हम बात करें, आप देखिए क्रूड में ज्यादा एक्शन नहीं है, सोने में कोई ज्यादा ऐसा एक्शन नहीं है, कच्चे तेल का भाव $71 के आसपास ही है। सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसकी काफी चर्चा हो रही है। देखिए मतलब एक लंबा इतिहास रहा है अल असद परिवार का। बशर अल असद के पिता, उन्होंने भी तख्ता पलट करके ही वो सत्ता में आए थे और उसके बाद पिछले 23-24 साल से बशर अल असद, जो कि उनके दूसरे बेटे थे, वो वहाँ की सत्ता संभाल रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल थोड़ी सी वहाँ पर तनाव बढ़ा था और जो विद्रोही गुट थे लगातार परेशान कर रहे थे और आखिरकार उनको मजबूर होना पड़ा देश छोड़ के भागने के लिए। पहले ये भी खबरें, ऐसी रिपोर्ट्स आई कि क्या उनका कहीं प्लेन क्रैश हो गया है, क्योंकि रडार से संपर्क शायद टूटने की खबर आ रही थी। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो रूस पहुंच गए हैं और रूस की सरकार ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर कहा कि उन्होंने राजनीतिक शरण दी है बशर अल असद को। तो एक निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट के लिहाज से एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट जरूर है, लेकिन कच्चे तेल के भाव पर हम कोई खास असर उसका देख नहीं रहे हैं। क्रूड $71-72 के रेंज में ही है। अगर हम सोने की बात करें तो भाव जो है $2660-65 के आसपास है। तो ओवरऑल एक मिक्स्ड क्यूज है। इससे कोई बाजार को कोई डायरेक्शन मिले, कोई दिशा मिले, उसकी उम्मीदें नहीं है। बाजार अपने घरेलू संकेतों पर, अपने न्यूज पर ही आज चलते हुए निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन एक जो सेंटिमेंट के लिहाज से डैम्पनर जरूर है और वह है FIIs की 3 दिनों की खरीदारी के बाद फिर से बिकवाली का आंकड़ा। हालांकि छोटा आंकड़ा है, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी कि क्या FIIs लौट आए हैं, अभी भी शायद हम ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि क्या ये एक सस्टेनेबल ट्रेंड है। आप देखिए 6 दिसंबर को 1830 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है कैश मार्केट में FIIs की तरफ से। सवाल यह है कि फिर आज करना क्या है। हमने पिछले हफ्ते 2.5% के आसपास की तेजी देखी है बाजारों में और शुक्रवार का थोड़ा सा एक रेंज बाउंड सेशन था RBI के डिसीजन के बावजूद भी। क्या लोअर लेवल पर बाइंग करनी है? क्या सपोर्ट्स बाजार के जो शिफ्ट होकर आ गए हैं 24,600 के आसपास निफ्टी के, ये समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले FIIs के आंकड़ों की चर्चा करते हैं। डिम्पी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। 3 दिनों की खरीदारी और फिर से बिकवाली का एक छोटा सा आंकड़ा किस तरह से देख रहे हैं और FIIs को लेकर जो बाकी आंकड़े हैं स्टॉक फ्यूचर्स के, इंडेक्स ऑप्शंस के, वो किस तरह के हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जैसे मार्केट के अंदर एक पुल बैक का फोर्स बना, सारे लेवल्स इकट्ठे आए, तो ये उसमें से एक लेवल था। लेकिन इसकी भी एक मर्यादा है। आप एक रेंज के बाद ही आप यहाँ पे भी फ्यूज़ होता हुआ देखेंगे, कोई भी चीज़ ख़त्म होती हुई देखेंगे। ये भी कुछ वैसा ही है, 1830 करोड़ रुपए का आंकड़ा। खैर, मैं इसमें ज़्यादा कुछ खास रीड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि FIIs के नंबर्स में मेरे को कोई मेजर चेंजेस नहीं दिखा। और अगर आप मेरे से फ्रैंकली पूछेंगे ना, तो मेरे को इस सैटरडे संडे जब मैं पूरा पढ़ रहा था इन सब मार्केट्स के बारे में और थोड़े बहुत डाटा और भी हमने कलेक्ट किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो भविष्य में भी हम आगे आपके सामने रखेंगे। बट उसके लिए हमको थोड़े ग्राफिक्स वगैरह बनवाने पड़ेंगे, उस पर भी काम चल रहा है। वो होगा तो फिर आपको ना और एक लेयर मार्केट्स की और क्लियर करेंगे कि ये भी आप रोज़ नोटिस करेंगे ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसमें स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी डाटा है इंडेक्स के अलावा भी। मैं जो FIIs के नंबर की अभी मैं बात कर रहा था उसमें कुछ ज़्यादा इसलिए रीड करने के लिए नहीं है।
क्योंकि उसमें एफआईएस की होल्डिंग में एक तो कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है, वो 44% है। और अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस का भी नंबर देख पा रहे हैं वो सिर्फ 2700 करोड़ प्लस का है। कैश में माइनस और ऑप्शंस में अगर प्लस का नंबर आ जाए तो मार्केट साइडवेज हो जाता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी रहता है क्योंकि कैश का नंबर इसमें थोड़ा बड़ा भी आया, 1800 प्लस करोड़ माइनस करोड़ का है, तो वो आपको गिफ्ट निफ्टी में ऑटोमेटिकली आ गया, वो 51 पॉइंट है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी का अभी आप जो नंबर देख पा रहे हैं ना, 742 दिख रहा होगा और हम बंद हुए हैं 677 पे। ये फ्यूचर्स है, जो हम दिख रहा है सामने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो स्पॉट है। तो ये तो हो गया डिफरेंस, यानी कि जो ऊपर आपको गिफ्ट निफ्टी पे दिख गया, ठीक। लेकिन मार्केट के पास अगर आप फ्यूचर्स देख रहे हो, ऊपर वाला या नीचे वाला जहाँ पे निफ्टी 50 लिखा है, 650 लिखा है, 677 लिखा है, चाहे ये देखें, तो मेरे को लगता नहीं कि मार्केट के अंदर कोई मेजर रेंज ब्रेकआउट या रेंज का ब्रेकडाउन अभी दिख रहा है। मैं आपको बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, उसके लिए आपको नंबर चाहिए। नंबर एब्सेंट है, वो फ्यूचर्स के भी एब्सेंट है, वो ऑप्शंस के भी एब्सेंट है, वो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कैश के भी एब्सेंट है, और वो आपको डाटा में भी एब्सेंट दिखेगा। सिर्फ एफआईज की बात नहीं है, नॉन एफआईज नंबर जिसको हम डीआईज कहते हैं या रिटेल के नंबर्स चेक करेंगे वो भी बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। 58% पे रिटेल की होल्डिंग है विद नो चेंजेस, 48% पे डीआईज की होल्डिंग है विद नो चेंजेस, एफआईज की होल्डिंग 44 है। ये एक्चुअली 43 से 44 हुई है, बट मैं इसको 1% का कोई खास मतलब नहीं समझता, इसलिए 44 आप समझ लीजिए कि बिना किसी बदलाव के हुआ है। तो ना तो ऑप्शंस का डाटा बढ़ा, ना तो एफआईज की होल्डिंग बढ़ी, ना ही कैश के अंदर कोई ऐसी कोई बैक टू बैक वाला मामला चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही, ऐसा भी नहीं है। अगर आप इसको भी देखेंगे ना, तो एक और चीज़ में चलो इसके साथ ही जोड़ देता हूँ। अगर आप एडवांस डिक्लाइन की रेशो देखेंगे तो वो बेहतर थी, 1 मिनट के लिए दिखा सकते हैं एडवांस डिक्लाइन की रेशो, वो बेहतर थी। और अगर आप वो भी चेक कर रहे हैं, विक्स भी चेक कर रहे हैं, तो वो भी उस दिन गिरा ही है 2% के आसपास का। तो एफआईज के नंबर के साथ में उसकी जो 2 और शाखाएं हैं कि मार्केट का एडवांस डिक्लाइन कैसे रहता है, ये भी 0-0 इसलिए दिख रहा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 85 लॉन्ग बना था, 61 शॉर्ट बना था, तो ज़्यादा शेयर बढ़ने वाले थे। और दूसरी जो शाखा होती है वो विक्स होती है, अगर आप वो भी देखेंगे तो वो भी घटा है 2% के आसपास। तो कहने का लबोलबाप सारी बात का यही है कि कुछ खास रीड करने के लिए नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगले से 1 से 2 दिन मार्केट पूरी तरह से साइडवेज होगा। खोएगा इसलिए नहीं क्योंकि बहुत मेहनत करके पाया है, और चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि फोर्स एब्सेंट है, जिसको हम फॉलो अप बाइंग कहते हैं, वो इस समय थोड़ी एब्सेंट है। ऑलराइट, तो ये जो पोजीशनिंग है वो हमने समझी एफआईआईज और डीआईआईज की। पर आइए विस्तार से समझते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति। डिम्पी, सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करेंगे। फ्राइडे के सत्र को देखें तो हल्की गिरावट के साथ हम बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी भी अभी कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा है, कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी के बाद। डिम्पी, क्या अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं निफ्टी 50 में, या फिर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाना बेहतर रहेगा? मेरे से अगर आप पूछेंगे तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए, ना तो बाइंग ऑन डिप्स के लिए अभी एकदम से उतावला होना चाहिए, और ना ही एकदम से सेल ऑन राइस के लिए उतावला होना चाहिए। बाजार को एक जगह पर आ जाने दो। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो एक हमने वो चार्ट बनाया था जिसमें बरमूडा ट्रायंगल बना हुआ था, उसके बाद का ब्रेकआउट है, एक बार अगर आप वो लेके आ पाएँ तो एक बार ज़रा दिखाना। नहीं तो हम अपने एंड पे ही जब तक और डाटा आपको बता देते हैं, जब तक वो चार्ट प्लेस होकर आपके पास आता है। निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर करीब 1.6% का बिल्डअप हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। चेंज इन हुआ इज 1.6, और कुल मिला के 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये जो ओपन इंटरेस्ट है शेयर्स में लिखा होता है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि लॉट में कैलकुलेट करता हूँ, इसलिए आप ये सोचते होंगे मैं बोल रहा हूँ 4.5 लिखा तो 1.1 CR है। वो एक्चुअली वो गिनती करता है कि ऐसे मान लो 25 का लॉट है ना निफ्टी का, तो 25 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। हमने लॉट के हिसाब से कैलकुलेट के लिए, इसलिए 4 गुना 25 वो 1 करोड़ ही आएगा। वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1 करोड़, इसलिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। हाँ, इसलिए मैंने आज ये पॉइंट भी क्लियर किया आपको। तो 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट या फिर 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट या फिर 1 करोड़ वैल्यू वो आपको दिख रही है वहाँ पे। ये लाइट है सीरीज अभी भी, और इसके पास अभी इतना दम नहीं है। ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट के अंदर जो भी डाटा आया पॉजिटिव, उसके बेसिस पर एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग पहले ही बाजार में हो चुकी है।
अब बाजार को चलने के लिए फॉलो बाइंग चाहिए। मैंने कई बार आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया है कि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, चलने की, गिरने की, टूटने की, बढ़ने की, सोने की, उठने की, हर चीज़ की एक मर्यादा है। और ये मर्यादा का अगर भंग होगा, मर्यादा भंग होगी तो फिर गड़बड़ होएगी, किसी भी चीज़ की मर्यादा भंग होगी। और ये डाटा में भी है, ये मार्केट्स के अंदर भी है और बहुत ही रिग्रेसली फॉलो होता है। तो मर्यादा ये कहती थी कि जब आप नई सीरीज़ में आए और शॉर्ट्स कवरिंग का प्रेशर बनाना था, आपने अच्छे से बनाया। भाव चलाने थे, आपने भाव चलाए। आपने ना केवल 24,000 पार किया, 24,200, 400, 600 तक लेके आए। फिर आपने बैंक निफ्टी को भी इसी तरह से पार करते आए और 53,500 तक लेके आए। बस यहीं तक ही मार्केट के शॉर्ट कवरिंग या जो नई सीरीज़ में एंटर करने का प्रेशर था। इसके बाद का प्रेशर फॉलो बाइंग में होता है, वो थोड़ी एब्सेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाज़ार ने बड़ी मेहनत करके इस चीज़ को पाया है, लेकिन बाज़ार ने बड़ी मेहनत करने की जो बाद एक और राउंड की मेहनत चाहिए वो अभी एब्सेंट है। इसलिए जो सृष्टि आपने क्वेश्चन पूछा कि बाइंग ऑन डिप करना चाहिए कि सेल ऑन राइज, मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। पहले राइज तो हो जाए फिर मैं सेल करूँगा, पहले डिप तो आ जाए फिर मैं बाय करूँगा। तो मैं राइज और सेल यानी कि डिप और सेल के बीच में भी फंसा हुआ हूँ। मेरे पास चलने और उठने बैठने के लिए 200 पॉइंट को तो मैं गिनूंगा भी नहीं, इसलिए कम से कम कोई चीज़ सेटल हो जाए। अब आते हैं लेवल्स पे। लेवल्स कहाँ पे सेट होने चाहिए? देखो, निफ्टी बंद हुआ है 24,667 पे, 24,500, 400 का सपोर्ट है। मान लो मैं आपकी जगह पे मैं खड़ा हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ अपना ही, मेरे को 24,500, 450 दिखने लग गया, मैं माल लूँगा, 100% लूँगा, 24,400 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी है और आपकी कही हुई बात भी मैंने सर्च कर दी कि बाइंग ऑन डिप आ गया 125 पॉइंट का, तो मैंने पोजीशंस बना ली, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, ऊपर आते समय 24,800 का एक टारगेट बना के छोड़ दिया। अब मेरी मर्जी में 600 पे काटूँ, 700 पे काटूँ या जितने पे मर्जी काटूँ, मेरी अगर एंट्री ठीक होगी तो काम बन जाएगा। अब आते हैं सेल ऑन राइज पे, या तो थोड़ा और ऊपर आ जाने दो, 24,800 के आसपास आके 2-4 लॉट बेचने की भी प्रैक्टिस कर लो, वो भी बेच देना। 24,800 के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल देना, नीचे आएगा तो 24,500 तक के टारगेट बना लेना। कहने का मेरे मतलब है कि 24,500 से 24,800 के बीच में राइज या फिर डिप, दोनों में से कुछ होने दो 150 पॉइंट का, फिर ही काम करना। ये जब तक 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे नहीं जाता, कोई काम नहीं करना। ऑप्शंस के ट्रेडर्स बहुत ध्यान रखना, बॉस आपके पैसे चले जाएंगे अगर आप यहाँ पे कॉल और पुट सीधा नेकेड लेके बैठे। तो स्ट्रेटजी है तो ठीक है, हेज है तो ठीक है, अदरवाइज नेकेड मत लेना। अगर लेना भी तो घंटों की कैलकुलेशंस लगाना। 11 बजे लिया है, 12 बजे तक पैसे आ गए, थैंक यू वेरी मच करो, बाहर निकल जाओ सिस्टम से, क्योंकि मार्केट चर्निंग करेगा और बहुत महीन बारीक चर्निंग करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो निफ्टी को लेकर पूरी की पूरी रणनीति हो गई। लब्बुलुआब ये है कि आपको नया लॉन्ग नहीं करना, नया तेजी का सौदा नहीं लेना है। अगर आपने तेजी की है, सौदे को होल्ड कीजिए। 300 अंकों की रेंज है, इसको पार होने दीजिए, उसके बाद ही आपको कोई रणनीति बना के चलनी है। अब निफ्टी बैंक पर आते हैं। डिम्पी, निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी के मुकाबले पिछले हफ्ते प्रदर्शन भी ठीक रहा और उसकी वजहें भी रही। सरकारी बैंक भी चले, प्राइवेट बैंक भी चले, और अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो 1000 अंकों के आसपास की दूरी रह गई है। लेकिन एचडीएफसी बैंक चला बहुत है, एसबीआई भी चला बहुत है, आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। सवाल यह है कि क्या ये तेजी का मोमेंटम बना रहेगा? सीआरआर वाली जो चीज है, क्या वो पुश देती रहेगी, या फिर बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा सतर्क रहना है? यहां पर भी कोई लेवल है जो आप वॉच आउट करने की सलाह देंगे? अब पहले मैं सीआरआर से शुरू करता हूँ। जो सीआरआर में कट हुआ वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा भी था और सरप्राइजिंगली हुआ, क्योंकि उसमें से रेशो तो पोल का तो ये कह रहा था कि 20% है, तो 80% लोग गलत साबित हुए। इसका मतलब ये है कि अगर 20% लोग ठीक साबित हुए और 80% लोग गलत साबित हुए, तो क्या ये रिएक्शन जो उस दिन मार्केट ने दिया है ये डाइजेस्ट करने वाला रिएक्शन है? उस दिन ऐसा 80% लोग तो गलत साबित हुए हैं, इसका मतलब मार्केट ने पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। मार्केट को तो कम से कम 300 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ 300 पॉइंट ऊपर, और मार्केट को सरेंडर करना पड़ गया। ये बात सच समझ में आ रही है कि फॉलो बाइंग और सीआरआर कट, इन दोनों का आपस में थोड़ा कनेक्शन लूज है। नहीं तो एक आपको ट्रिगर चाहिए था, ट्रिगर मार्केट में मिल गया मिस्टर गवर्नर से, और आपको तो भर भरा के भाग जाना चाहिए था, लेकिन आप भागे नहीं। तो उस दिन तो पूरा दिन ये डाइजेशन में रहा। एक्चुअली में उस दिन के बाद का जो आज का दिन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अभी 1 से 2 दिन और लेगा। ये जो सीआरआर कट का इम्पैक्ट है थोड़ा डिले इम्पैक्ट के साथ आएगा, और हो सकता है ना भी आए, ये भी हो सकता है।
अगर आना होता तो फर्स्ट डे काफ़ी हद तक आता, तो नहीं आया तो सेकेंड डे और प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, थर्ड डे और प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आएगा तो डिले इफेक्ट के साथ आएगा और कम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सीआरआर वाला इम्पैक्ट अब आप भूल जाओ। आपने दूसरा क्वेश्चन पॉइंट रखा इसमें कि एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक जैसे कई बड़े वेटेज वाले बैंक चले। ठीक है जी, तो वेटेज वाले जब बैंक चलते हैं तभी ही इंडेक्स हिलेगा, ना कि कैनरा बैंक से हिलेगा, ना ही फेडरल बैंक से हिलेगा, ना ही वो यूनियन इस तरह के बैंक से हिलेगा। तो बड़े बैंकों का दारोमदार तो अभी भी काफ़ी देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। अब आता हूँ मैं इसके ओपन इंटरेस्ट पे। 1.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 1.54 का, और करीब 6% का बिल्डअप लॉन्ग का हुआ है, बट एक्शन प्राइस में नहीं हुआ। तो मैंने जो आपके सामने अभी ये बात रखी कि थोड़ा डिले इम्पैक्ट आ सकता है सीआरआर कट का, अगर आया तो थोड़ा होगा कम, वो आज आ सकता है। अगर आज नहीं आया तो आप भूल जाइएगा सीआरआर का कोई कट का इम्पैक्ट अभी मार्केट में कैलकुलेशन होगा या उसका बहुत बड़ा कोई असर आएगा, वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा। बैंकिंग की अपनी प्रॉब्लम थी, सरकार ने बैंक्स की प्रॉब्लम और अपनी जीडीपी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, ना कि आपकी प्रॉब्लम्स को। आपकी प्रॉब्लम्स तो कम ब्याज दरें चाहिए थी, वो तो ना मिस्टर गवर्नर ने कम की, ना तो एफएम ने कम की। तो आप तो जहां खड़े हो आप वहीं खड़े हो। उन्होंने तो सिस्टम की इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, दोनों लोगों ने, एफएम ने भी और मिस्टर गवर्नर ने भी। तो फिलहाल आपको भी रुकना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लेवल्स के हिसाब से 53,700 पे हो, 53,800 से 54,000 की रेंज एक रेजिस्टेंस रेंज है, पार होने पर ही बड़ा मूव आएगा। फिलहाल किसी भी डिप की, किसी भी राइज की वेट करो आप। डिप कहाँ तक चाहिए आपको? डिप आपको मिले 53,500 तक, 53,400 तक, 53,300 तक। 300 तक भी मिल जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। तब 53,200, 300 की रेंज का एक स्टॉप लॉस लगाना और फिर पुल बैक के लिए वापस प्ले करना। इस जगह पे खड़े होकर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। ये दोनों के लिए है, निफ्टी वालों के लिए भी और बैंक निफ्टी वालों के लिए। आपको समझ में आता तो आप यहीं लो, नहीं लेना तो भले आप मत लो आप। ठीक है, एक मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल वाला जो चार्ट आपको दिखाना था वो मेरे से पीछे स्किप हो गया, मैं जरा वो दिखाता हूँ। उससे आपको साफ पता लग जाएगा कि फॉलो बाइंग की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। आप ये देखो, जिस दिन से हमने पार किया है उसके बाद से एक सिंगल कैंडल है, इसको हम स्पिन कैंडल कहते हैं, वो कैंडल आपको बढ़ते हुए चरम में नहीं दिख रही है। उसके बाद का जो फॉलो बाइंग है वो एब्सेंट हो गया है। तो जब तक वो बढ़ेगा नहीं, खराब नहीं हुआ है, ध्यान रखना आप। हाँ, हरी लाइन के नीचे जाने पर ही आप खराब हो गए, खराब नहीं हुए हो, बट फॉलो बाइंग की थोड़ी एब्सर्डिज्म है। वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इस लाइन तक आने का वेट करो। ये लाइन वही है 24,500 की, ये लाइन वही है 53,300 की, जो भी मैं आपके सामने बात बता रहा हूँ। अब इसको हटा दो आप। तो आपको थोड़ा वेट करना है। दोनों लेवल्स मैंने बता दिए, छोटा मोटा डिप आने दो तभी मजा आएगा, प्लस करने में रिस्क रिवॉर्ड ठीक होगा। नहीं तो यहाँ पे 1:1 का है। आप अपने वित्तीय सलाहकारों से भी पूछना चाहें, बिल्कुल पूछ सकते हैं। पुट कॉल रेशो फेयर वैल्यू पे है, ना तो निफ्टी सस्ता है, ना ही निफ्टी महंगा है, ना ही बैंक निफ्टी सस्ता है, ना ही बैंक निफ्टी महंगा है। 4 शेयर F&O बैन में है, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, नोटिस कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट PVR INX है, वो देख के बड़ा अजीब भी लग रहा है कि वो शेयर बैन में चला गया, जबकि लोगों को तो पुष्पा 2 का बेनिफिट लेना था। और पुष्पा 2 का मेरे को अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि 1,000 करोड़ तक की वैल्यू आ रही है। तो मतलब ब्लॉकबस्टर तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं, बट जिस तरह की फैन फॉलोइंग, जिस तरह की तस्वीरें हमने पुष्पा 2 की देखी इस वीकेंड पे, देख के ऐसा लग रहा है कि शायद सदियों बाद कोई ऐसी मूवी देखने को मिल रही है जिसके आते ही एकदम से जोर तोड़फोड़ मच गया। और ये स्क्रीन पे आप वो कुछ तस्वीरें भी उनकी देख पा रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था कि आज PVR INX पे बार बार पूछूंगा, लेकिन PVRX तो बैन में चला गया। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर जो भी लोग इस पुष्पा 2 को सिनेमा के हिसाब से कनेक्ट कर रहे हैं तो उनकी नज़र आज PVR पे ज़रूर जाएगी। इसलिए PVR F&O बैन में है, थोड़ी कैलकुलेशन कीजिएगा। ये नया रिकॉर्ड 800 करोड़ से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड करेक्शन आ चुका और शायद 1,000 करोड़ तक का आंकड़ा भी पार हो जाए, ऐसी कुछ खबरें भी मार्केट के अंदर चल रही है। अब देवांग शाह को अपने साथ जोड़ लेते हैं। सारा डाटा मोटा मोटी हमने आपके सामने रख दिया। मेरे को लगता नहीं कोई डाउट हम छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट को हम मिस करते हैं या अच्छे से आपको बता नहीं पाते, आप चाहे तो भले मेरे को ही टैग करके, जो भी आपको थोड़ा बुरा भी लिखना, भले आप लिख के भी मेरे को भेज दो। मैं जितना ठीक कर सकूंगा उतना उसको ठीक करके आपके सामने और दूंगा। मेरी जवाबदेही आपके प्रति है, मेरी जवाबदेही मेरे अपने प्रोड्यूसर के प्रति नहीं है।
तो मेरी जवाबदेही आपके प्रति है कि अगर हम कुछ समझ रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है, हम चाहते हैं साझा हो, सबके साथ हो। देवांशा नमस्ते, जरा निफ्टी बैंक निफ्टी पे अपना टेक बताइए, फिर हम शेयर्स पे आएंगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो ओवरऑल जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ब्रेकआउट देखने मिला था। ओवरऑल स्ट्रक्चर अंडरटोन पॉजिटिव है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिप की वेट कीजिए और कहीं डिप मिलता है तो खरीदने की सलाह है। 24,600 इंट्राडे सपोर्ट है, 24,950 निफ्टी फ्यूचर के लिए सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल है, 24,950 रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बैंक निफ्टी का कंपेयर टू निफ्टी वीजा वेज निफ्टी, बेटर स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का है। अराउंड हमें लगता है कि इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 54,100 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में देखने मिल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात करें, 53,200 सपोर्ट है, तो कहीं 53,500 के अराउंड अगर डिप मिलता है तो खरीदने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 53,200। ठीक है, ये आपके लिए इंडेक्स के लेवल्स हमने चेक करा लिए अपने एक्सपर्ट से। अब सीधा जाते हैं शेयरों पर। देवांग जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज स्टॉक्स में आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी, क्या ट्रेड करना है आज? वेरी गुड मॉर्निंग। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा पर्सिस्टेंट सिस्टम। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो काफी पॉजिटिव है। हाई टॉप पैटर्न स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 6,060, टारगेट है 6,350। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेली चार्ट स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, सपोर्ट से राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, तो कैस्ट्रॉल यहां से खरीदने की सलाह है। 216.50 का स्टॉप लॉस रखना है 232 के टारगेट के लिए। ठीक है, परसिस्टेंट और कैस्ट्रॉल इंडिया ये दो शेयर हो गए, एक आईटी से और एक हो गया ऑयल एंड गैस से। मिड कैप आईटी में हम एक्शन देखेंगे और वो होगा परसिस्टेंट के जरिए। आप इसमें खरीदारी करके चलिए और 6,350 का टारगेट, 6,060 का स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा शेयर हो गया कैस्ट्रॉल का, उस पर भी आप नजर बना के चलिए, टारगेट आपके लिए हो जाएगा 232 रुपए का, 216 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये बाइंग करनी है। अच्छा, लगे हाथ कैस्ट्रॉल के साथ साथ में ऑयल एंड गैस भी एक बार जरा रिलायंस पर भी आप व्यू दे दीजिए। देवांग 1,300 रुपए के भाव के ऊपर है, लेकिन शुक्रवार को हमने देखा कि डे लो के आसपास क्लोजिंग दी है रिलायंस ने। बात करें जो आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में एक हमने देखा एक सपोर्ट से अपसाइड देखने में, तो अंडरटर्न अभी भी पॉजिटिव है। आई थिंक हमें ये 1,350 1,360 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और 1,280 का सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। 1,280 रुपए के स्टॉप लॉस से आप रिलायंस के शेयर में फिर से एंट्री ले सकते हैं, ये राय है दिवांग की। अब जरा ये समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं आज के लिए, आपकी नज़र कहाँ पर रहनी है अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना के चलना है बाजार में। तो हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं हमारे साथ। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आज के स्टॉक्स इन न्यूज़? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले जो है Q3 अपडेट आया है GCPL का, उसको नज़र करते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है कि डिमांड कंडीशंस जो हैं भारत में अभी भी सबड्यूड हैं, कुछ ग्रीन शूट्स अभी तक आए नहीं हैं, और ओवरऑल वो कह रहे हैं कि जो स्टैंड अलोन बिजनेस है वो एक फ्लैटिश वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और ओवरऑल एक मिड सिंगल डिजिट टीन सेल्स ग्रोथ देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल जो है कुछ एक आप कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव नज़रिया नहीं आया है। तो जो चीज़ ऑलरेडी FMCG स्टॉक्स में प्रेशर आ रही है, उसी चीज़ को स्टेटमेंट को वापस कंपनी ने कहा है। पेटीएम की बात करें तो उनकी जो सिंगापुर आर्म है वो जापानीज़ पेमेंट्स फर्म पेपे में अपनी स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जहां पे उनका कुल वैल्यू 2,400 करोड़ आ सकता है। तो ये जो है सेंटिमेंटली पॉजिटिव पेटीएम के ज़रूर है। अब एक्विजिशंस की भी बात करते हैं और दो एक्विजिशंस की अनाउंसमेंट भी हुई थी ओवर द वीकेंड, दोनों ही इंपॉर्टेंट है कंपनियों के लिए। सुवेन फार्मा 56% स्टेक एक्वायर किया NGA बायो में, जिसका प्री मनी वैल्यूएशन जो डील का है वो लगभग $100 मिलियन का आता है। जो डील की वैल्यूएशन है वो लगभग लो टू मिड टीन्स डिजिट्स पे मल्टीपल्स पे है एबिडा के अगले साल के नंबर्स के ऊपर। बट लार्जली जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि डील जो है EPS एक्रेटिव है अगले 2 साल में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो CDMO बिजनेस है जब इस एक्विजिशन के बाद सुवेन फार्मा का, वो बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बढ़ जाएगा $200 मिलियन से ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन हो जाएगा। C8 ने भी कैम्सो के ऑफ हाईवे टायर्स और ट्रैक्स बिजनेस जो है मिशलिन, जो कि फ्रांस का वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर कंपनीज है, उनसे जो है $225 मिलियन यानी कि 1,900 करोड़ रुपए में जो है एक्वायर किया ये बिजनेस। डील 1 to
1 प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पे आया है और जो एक्विजिशन है एक हाई मार्जिन सेगमेंट पे देखने मिला है और ऑफकोर्स इस एक्विजिशन के कारण 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मिशलिन की जो श्रीलंका में लोकेटेड है उसको भी वो अक्वायर करेंगे। लेकिन याद रखिए सीएट के लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है आप कह सकते हैं थोड़ी सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ रह सकती है, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर है ऑफ वे हाईवे टायर सेगमेंट में भी। बाइकॉन के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, उनके जो पीयर है नोवो वो लिस्ट प्राइसेस जो इंसुलिन एस्पार्ट है उसको 75% से कट करने वाले हैं। अभी एक जो एडिशन होने वाली है ये 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी है, जो कंपनी में EAIR जो है उनको मिला है USFDA द्वारा उनके बेंगलुरु API फैसिलिटी में। नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है पूना वाला फिनकॉप के लिए। यहाँ पे धीरज सक्सेना ने जो है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद से रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने कहा है कि इंटरवेंशंस स्पेशली जो इनके HR सेगमेंट में CHRO से वहाँ से देखने मिली है। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर होगी, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने जो है रेजिग्नेशन दी है। ग्रासिम की बात करें तो उनका कॉस्टिक सोडा का लाइव प्लांट का कमीशनिंग हो गया है। अब 40% जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगा और ओवरऑल कंपनी कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए जो है एडिशनल रेवेन्यू हर साल आने वाले हैं इस कैपेसिटी इंक्रीज़ के लेके। वेल्सपन की बात करें तो इनको 2 लंबे ऑर्डर्स आए हैं USA से और याद रखिए ये जो है नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए है और ओवरऑल इस तिमाही में इस प्लांट से ही 7,000 करोड़ के ऑर्डर्स की अनाउंसमेंट आ चुकी है इस थर्ड क्वार्टर FY25 में। आखिर में M&M के में नज़र रखेंगे। यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि SUVs और कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइसेस 3% से अब तो बढ़ सकते हैं जनवरी के महीने से। और ऑफकोर्स हमने देखा है कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है कार स्पेस में अपनी जो है प्राइस हाइक्स लिए जा रहे हैं और ये जनवरी से लागू होने वाले हैं। ठीक है, तो ये तमाम शेयर आज फोकस में रहेंगे, लेकिन GCPL से शुरुआत कर लेते हैं। और देखिए GCPL ना ये सिर्फ एक कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ये इंडस्ट्री के ट्रेंड को भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। ये जो कमज़ोर इनके बिजनेस अपडेट आए हैं उनका ये कहना है कि घरेलू डिमांड में सुस्ती है और पिछले 4-6 महीने से ये सुस्ती देखने को मिल रही है और इस तिमाही में 5 से 6% की सेल्स ग्रोथ का अनुमान है। GCPL पर एक बार जरा व्यू दीजिए देवांग, और लगे हाथ ना आप HUL पर भी व्यू दीजिएगा। अच्छा ठीक है, दिमाग हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष चतुर्मोहता हैं और इसके अलावा गौरांग शाह जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल से। आशीष चतुर्मोहता, आशीष जी से लंबे समय के बाद आज मुलाकात हो रही है और आई थिंक 18 और स्वदेश पर पहली बार है। आशीष जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं GCPL और HUL, इन दोनों शेयरों पर सर राय दीजिए अपनी। गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल देखिए, तो जहाँ तक स्वदेश का सवाल है, हमने लास्ट 15 दिन पहले एक शो किया था आपके साथ, बट डेफिनेटली आपके साथ मेरा ये पहला शो होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। अब जहाँ तक कि देखिए पूरे जो FMCG पैक की बात है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नंबर्स में सुस्ती हमें देखने को नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को नजर नहीं आ रही। तो रूरल पिकअप जिसकी एक बहुत बड़ी एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को के अंदर में, वो अभी तक के बहुत ही सेलेक्टिव पॉकेट्स के अंदर में हमें देखने को नजर आया। तो अभी तक के FMCG जो सेगमेंट है वहां पर पे रूरल पिकअप नहीं होने की वजह से आप वॉल्यूम ग्रोथ में मिसिंग ट्रेंड देख रहे हैं। साथ ही साथ रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन का भी एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर आ रहा है। और क्योंकि ये सारी चीजों के साथ साथ हम देख रहे हैं इन कंपनीज के जो मल्टीपल्स है वो हायर साइड पे ट्रेड करते हैं, तो ये हमने देखा कि जो ट्रेंड है इन स्टॉक्स का काफी वीक रहा है। इसलिए आप देखिए टेक्निकली भी ये सारी कंपनियां जब एक मार्केट के अंदर में एक बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ था, तब HUL, नेस्ले, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट या मैरिको जैसी कंपनीज ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी, क्योंकि अब सेकेंड हाफ में हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो लगता है कि केपेक्स के साइड पे मार्केट काफी बुलिश रहेगा। तो कहीं ना कहीं मनी फ्लो भी जो है वो कहीं ना कहीं केपेक्स रिलेटेड थीम्स को चेस करने की कोशिश करेगा। और इस तरह की जो थीम है FMCG की, खासतौर पे कंजम्पशन के अंदर में जो FMCG की थीम है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीक बनी रहेगी। तो कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव साइड पर इन स्टॉक से इस समय हम नहीं रख रहे। ठीक है, ये व्यू आपके लिए। पेटीएम की तरफ से ना एक क्लैरिफिकेशन आई है। हालांकि ये न्यूज़ आ गई थी कि पेटीएम अपनी एक
जापान की कंपनी है पेपे उसमें हिस्सा बेच रही है और सॉफ्टबैंक के साथ 2364 करोड़ रुपए में डील हुई है। हालांकि पेटीएम ने कहा है कि नहीं, वो डायरेक्टली वो नहीं कर रहे हैं, उनकी एक सिंगापुर की सब्सिडरी है जो कि ये स्टेक सेल कर रही है। पेटीएम लगातार हम तेजी देख रहे हैं, 1000 रुपए के पास धीरे धीरे पहुंच रहा है शेयर, और अगर आप साल के निचले स्तर से देखेंगे तो 3 गुना से भी ज्यादा इसका भाव पेटीएम का हो गया है। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। पेटीएम को लेकर आपकी कितनी कन्विक्शन है और यहां से आप कितनी रफ्तार देख रहे हैं शेयर में? धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, जब से वो वाद विवाद खड़ा हुआ था और जिस प्रकार से गिरावट देखी, करीबन 350 के नीचे गया ये स्टॉक, और फिर कुछ स्पष्टीकरण आए और कुछ सुधार हुआ। तत्पश्चात हमने पहले भी खरीदारी की राय थी, लेकिन फिर जब वो मामला उठा था तब हमने बने रहने की राय दी थी, नई निवेश की राय नहीं दी थी। लेकिन जैसे जैसे खबरों में सुधार हुआ और जो असर आया आखिरकार परिणामों को लेकर के, उसके मद्देनजर हमने खरीदारी की राय फिर से दी है। ये जो खबर आई उसको लेकर के आने वाले समय में शायद और रुझान जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अगर आपका निवेश है तो बने रहे पेटीएम में, और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी अगर आप देखें तो इस कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म पर कामकाज करती है वहां से आपको होता हुआ नजर आएगा। नई खरीद करनी है तो मेरे ख्याल से आप पूर्ण ताकत लगा करके खरीदारी मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोर दे जाए। नई खरीदारी तभी करनी है जब थोड़ी सी गिरावट हो लेकिन 976 रुपये ऑलरेडी इसका भाव हो गया है, काफी तेज रफ्तार से शेयर गया है। पेटीएम बाय ऑन डिप्स, ये राय है गौरांग सर की। आशीष जी, आप अपने जरा शेयर बता दीजिए सर, आज कहां पर आपकी नजर है, क्या ट्रेड करना है आज के लिए? बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ तक कि स्टॉक्स का सवाल है तो सबसे पहले जो स्टॉक हमें पसंद है, तो मुझे लगता है कि डिफेंस के अंदर में एक अच्छी खासी गिरावट हमने पिछले कुछ महीनों में देखी। खास तौर पे बजट के बाद एक अच्छी खासी डिप हमने पूरे से स्पेस में देखी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में सेंटिमेंटली जो जनरल इलेक्शन के आउटकम के बाद थोड़ा सा एक मार्केट थोड़ा सा कॉशियस हुआ और उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अब जैसे मैंने कहा सेकंड हाफ केपेक्स से भी रहेगा, प्लस साथ ही साथ जिस तरह से स्टेट इलेक्शन के अंदर में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन में एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब थीम्स वापस बहुत पॉजिटिव वर्क करेगी और उसमें डिफेंस काफी अच्छा रहेगा। अब अगर से डिफेंस की बात करूं तो वहां पर मुझे लगता है कि मजगांव डॉक जैसे स्टॉक के अंदर में हमारा काफी ध्यान बना हुआ है, क्योंकि इस इन कंपनीज के अंदर में ऑर्डर बुक टू बिल के जो रेशियो है वो काफी अच्छे हैं। आप देखेंगे कि कंपनीज की जो टॉप लाइन आज है उसके सामने में ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स कहीं ना कहीं एक ऑर्डर बुक बनी हुई है, और साथ ही साथ एक स्टेबिलिटी हमें कंटिन्यूसली पॉलिसी फ्रंट पे डिफेंस के टर्म्स पे देखने को नजर आ रही है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत बढ़िया बेस बना करके 47-4800 के जोन से निकला है, तो 4400 पे एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है, और इसको ध्यान में रखें तो ऊपर में मुझे लगता है ये स्टॉक 6000 तक की तैयारी आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक मजगांव डॉक अब हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है, तो ये डिस्क्लोजर भी हम इस समय देना चाहते हैं। और दूसरा जो स्टॉक हमें काफी पसंद आता है वो पूरे की पूरी जो कैपिटल मार्केट्स की जो थीम है उसके अंदर में मुझे लगता है सीडीएसएल। इसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार की है अलग अलग चैनल्स पे, और इनफैक्ट आपके भी जब शो पे हम लास्ट टाइम आए थे तब हमने सीडीएसएल की बात की। तो हमें लगता है कि ये एक ऐसा ड्यूओपली सेगमेंट है जहां पर पे आप देखेंगे कि डिपॉजिटरी सेगमेंट के अंदर में सीडीएसएल और एनएसडीएल दो बड़े प्लेयर है, और न्यू जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है सीडीएसएल का वो 80% प्लस मार्केट शेयर हमें देखने को नजर आता है। और दूसरी बात जो हमें काफी अच्छी लगती है सीडीएसएल के अंदर में वो है ऑप्शनैलिटी। तो इंश्योरेंस रिपोजिटरी का जो बिजनेस है वो बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, और वहां पर पे सीडीएसएल एक अच्छा डोमिनेंट मार्केट शेयर रखता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सीडीएसएल के साथ जाता है। और तीसरी चीज है अनलिस्टेड जो कंपनीज है, पी वीसी फंडेड जो कंपनीज है वो सब अब आने वाले समय में लिस्ट होने की तैयारी करेगी, और जिसका भी बेनिफिट आगे समय में सीडीएसएल को मिलेगा। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 2200 की ट्रेजेक्ट्री में जाने की तैयारी कर रहा है। 1800 पे एक बड़ा ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अगेन सीडीएसएल में बना है, और एज अ डिस्क्लोजर इस स्टॉक को हम काफी लंबे समय से अपने पोर्टफोलियो एपेक्स बीएमएस में होल्ड कर रहे हैं, और अभी भी हमें लगता है कि इसमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को नजर आ सकती है।
ठीक है, बढ़िया स्ट्रेंथ और आ सकती है। 2200 रुपये की तरफ ये शेयर बढ़ सकता है। CDSL थोड़ा अगर आप पोजिशनल व्यू इसमें लेते हैं तो, और स्टॉप लॉस आपको 1800 रुपये का लगा के चलना है। और पिछले महीने भर में करीब 20% के आसपास की रफ्तार हम CDSL में देख चुके हैं, और रफ्तार तब और तेज हुई जब उन्होंने देखा कि दिसंबर सीरीज से ये शेयर वायदा का भी पार्ट हो गया। और दूसरा शेयर है मझगांव डॉक का। हम देख रहे हैं कि ये जो डिफेंस स्टॉक्स हैं ऊपर से 30%, 40%, 50% तक करेक्ट हुए थे, बाइंग वहां पर भी आ रही है। तो मझगांव डॉक आपको डिफेंस में से चुनना है। ये दो बढ़िया शेयर हो गए आशीष जी की तरफ से आज के लिए। 6000 का टारगेट मझगांव डॉक के लिए, ये भी पोजिशनल टारगेट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। 4400 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शेयर खरीदना है। इससे पहले आइए ये भी समझ लेते हैं कि आज ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स कहां पर आई हैं, कहां दिखेगा एक्शन, और ये पूरी लिस्ट के साथ हमारे सहयोगी जिनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर है रिपोर्ट्स? कई सारे ब्रोकरेजेस नोट दिख रहे हैं। पहले बात करेंगे सन फार्मा से। जेफरीज ने इनिशिएट किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 2150। उनका मानना है कि जो कंपनी ने न्यू स्पेशलिटी एसेट्स ऐड किए हैं, उसका जो एस्टिमेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो उन्होंने लगाया $380 मिलियन US से। उनको एक ऑप्शन वैल्यू नज़र आता है दोनों ही साइड पे। इसके अलावा C8 पे जो न्यूज़ फ्लो निकल के मिशेलिन डील पे जो निकल कर आई है, उसके काफ़ी ब्रोकरेजेस नोट देखने मिले। IIFL का नोट है, उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 4000 रुपये। उनका मानना है कि ये डील के चलते एक EPS एक्रेटिव डील उन्हें नज़र आती है, और 7 से 8% एडिशन दिखता है EPS ग्रोथ में FY26 में। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग केस भी उन्हें नज़र आता है C8 के स्टॉक में। इसके अलावा एक्सिस कैपिटल, वहाँ पे भी बाय रेटिंग मेंटेन है। टारगेट प्राइस है 3450। उनका मानना है कि ट्रांजैक्शन जो है एक इन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर हो रहा है। अराउंड 1 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो पर डील हो रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टेक, उन्होंने भी अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 3750। उनका मानना है कि एक कंपनी जो अपने हाई मार्जिन सेगमेंट में एंट्री ले रही है, उसके लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। और C8 उनका एक टॉप प्रीफर पिक रहता है पूरे टायर सेगमेंट के। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स पर हमें रिंग ब्रोकरेजेस नोट नज़र आ रही है। UBS ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 1450 का। उनका मानना है कि जो EBITDA मार्जिन्स है वो हमें थोड़े नॉर्मल लेवल से गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। 24 से 27% तक नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल एक सीजनल मिक्स देखने मिल रहा है। इसके अलावा JP मॉर्गन, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1410 का। उनका मानना है कि जो रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, सोप्स और HI को छोड़ के, वो एक डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू रखेंगे आगे ग्रोथ दिखाने के लिए। और जो प्राइस हाइक्स है वो रेवेन्यू ग्रोथ को एक मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ नज़र आ सकती है। इसके अलावा मक्वायरी, उन्होंने भी अपना न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन रखा है। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1260 का। उनका मानना है कि जो GCPL का व्यू है इंसेक्टिसाइड्स ग्रोथ का, वो एक सीजनल है, उससे वो एग्री करते हैं। उसके अलावा लेकिन उनका जो पाम इन्फ्लेशन जो है वो एक डिले करवा रहा है मार्जिन्स को नॉर्मलाइज लेवल पे आने के लिए, तो उनका एक मेन कंसर्न रहेगा वो इन्फ्लेशन। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया जिनय, ये पूरी लिस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आई हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। इनमें से चर्चा करते हैं C8 पे, क्योंकि ये काउंटर खबरों के दम पर आज फोकस में है, जहां पर कंपनी ने मिशेलिन से इनके कैम्सो डिवीजन को जो है एक्वायर किया है। हालांकि ये जो पूरी डील है वो एक ऑल कैश डील होगी। लगभग 1900 करोड़ में ये डील की जा रही है। साथ ही अगर देखें तो कई सारे ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर यह माना जा जरूर रहा है कि EPS एक्रेटिव हो सकता है, और IIFL तो ये भी मान रहा है कि इस डील के बाद एक री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है C8। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी ये बोला है कि ये जो कारोबार वो ले रहे हैं वो एक तो पहली बात US मार्केट्स में काफ़ी नामी ब्रांड है, दूसरा जो मार्जिन्स है वो C8 के मार्जिन से बेहतर है। तो ये देखने की बात है कि इसके एक्सपोर्ट्स को भी एक पुश ज़रूर मिलेगा। साथ ही मार्जिन एक्रेटिव भी ये डील बताई जा रही है। एक बार आशीष जी, मैं आपसे इस पे चार्ट चेक लेना चाहूँगी, क्योंकि एक स्टॉक जो है और कई सारे अन्य टायर काउंटर्स को देख के निचले स्तरों से ऊपर ज़रूर आए हैं, पर C8 कितना बड़ा आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है, और कौन से लेवल जहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए? क्या अभी भी मौके हैं फ्रेश बाय के लिए? देखिए, जहाँ तक कि C8 का सवाल है, तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों में भी स्टॉक ने कंटिन्यूसली अपने पीयर्स को काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया, और अभी कल ही स्टॉक ने 2-3 दिन पहले अपने नए ऑल टाइम हाई छुए। और मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निकल रिलेटिव स्ट्रेंथ C8 के अंदर में देखने को नज़र आती है। प्योरली अगर से मैं टेक्निकल्स की बात देखूँ, तो यहाँ पर स्टॉक मेरे हिसाब से 3000 के आसपास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाकर मेंटेन रहना चाहिए, और आने वाले समय में 3400 से 3500 तक की ट्रेजेक्ट्री कहीं ना कहीं मुझे लगता है C8 के अंदर में देखने को नजर आएगी। और जो ये अभी रिसेंट कंपनी ने एक्विजिशन किया, क्योंकि ये EPS एक्रेटिव है, तो इसको भी मार्केट काफी पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि आप देखेंगे स्टॉक अपना ट्रेलिंग PE पे करीब 20 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है,
और फॉरवर्ड पे इससे भी काफ़ी सस्ता है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी। तो सीएट डेफिनिटली प्योरली ऑन टायर्स सेगमेंट पूरे पीएस के अंदर में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ सकता है। काउंटर्स में सबसे बेहतरीन आउट परफॉर्मर सीएट साबित हो सकता है। पर आशीष जी, क्या इन लेवल्स पे भी अगर खरीदारी करें, क्योंकि आप इसको एक आउट परफॉर्मर बता रहे हैं, तो कौन से लेवल्स ऊपर में ध्यान में रखने हैं और पोजिशनली कौन कैसी बेट लगाएं, एक बार लेवल्स पे बता पाएंगे? जी, जैसे मैंने कहा कि 3000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक में नज़र आता है और 3500 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी मुझे लगता है सीएट के अंदर में देखने को, थोड़ा मीडियम टर्म के अंदर में देखने को नज़र आ सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वो लेवल्स एक बार मैंने मिस कर दिए थे। पर ऑटोस पे ही चर्चा करते हैं। और गौरांग जी, देखिए टायर काउंटर्स की तो बात हमने की ही, पर एक बार ओईएम्स पर भी अपना नज़रिया दीजिए, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल जो स्लो डाउन की चिंताएं थी उसके बाद हमने देखा कई सारे काउंटर्स में भारी बिकवाली हुई है। मार्केट के करेक्शन के साथ आप देखिए टाटा मोटर्स, ये स्टॉक लगभग 30% लुढ़कता हुआ नजर आया है अपने ऑल टाइम हाई से। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो गौरांग जी, यहाँ पर लगभग 25% का करेक्शन। इवन बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में भी 27-28% की गिरावट है इनके ऑल टाइम हाई लेवल से, जो कि इसी साल में देखने को मिले हैं। पर गौरांग जी, इतने करेक्शन के बाद क्या नजरिया है आपका कि कौन सा सेगमेंट अब अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है और कहां पर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे? धन्यवाद सृष्टि आपको, और आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो देखिए, जब आप ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो हमारी विचारधारा ये है कि आपको ऑटो एंसिलरी, ओईएम, टायर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सभी का एक समीकरण आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी क्षेत्र है ये एक दूसरे के ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर है। अगर ऑटो सेक्टर अच्छा करता है तो ओईएम, बैटरी, टायर मैन्युफैक्चरिंग या एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अच्छा करेगी। जिस प्रकार से न्यू ऑर्डर मार्केट से और खास करके रिपीट ऑर्डर मार्केट से होते हैं, उसको लेकर के आपका प्रश्न टाटा मोटर और हीरो मोटर कॉर्प पे था। मेरे ख्याल से आपने बताया करीबन 25-30% की गिरावट हुई। तो ये गिरावट जो है सृष्टि, ये उन लोगों को ज्यादा तकलीफ देती है जो कारोबारी है, जो छोटी या मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं। अगर आप निवेशक है तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस प्रकार की गिरावट से ज्यादा ज्यादा चिंतित होना चाहिए, और या फिर किसी प्रकार का ऐसा निर्णय लेना चाहिए जहां पर आपकी जो समझदारी वाला निवेश है लंबी अवधि के लिए, वहां बिकवाली का परिवर्तन करें। टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय है, और एंसिलरीज जो आपने बात करी, ओईएम सेगमेंट की जो बात करी आपने, वहां पर उनो मिंडा, सीआई ऑटोमोटिव और बॉश, इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय है। अपोलो टायर्स और जेके टायर्स टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से। और बैटरी में जो दो बड़े नाम है, हमारा राजा मोबिलिटी और एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की राय है। ये अलग अलग स्टॉक्स पे गौरांग सर आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो कि ऑटो और ऑटो एंसिलरीज के तौर पर आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आशीष भाई नमस्ते। देवांग आप जरा तैयार रहिएगा। आशीष भाई आप भी, जरा मैं फटाफट से स्टॉक्स आपसे लेता हूँ। जो भी स्टॉक्स पे आप बाय सेल देंगे ना सर, उसका स्टॉप लॉस टारगेट भी देते हैं ना आशीष भाई, आप भी और देवांग आप भी, ताकि हम स्टॉक एक्सप्रेस की इस प्रोसेस को पूरा कर पाएँ। पहला है सर पेटीएम। आशीष भाई 1000 रुपये हो जाएगा? 1000 रुपये के ऊपर जाने के भी चांसेस हैं क्या पेटीएम? बिल्कुल, तो देखिए हमारा इस स्टॉक के अंदर में पहले तो डिस्क्लोजर रहेगा, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है और हमें ये काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी हमने भी जो रिसेंट की रिकवरी आई वहाँ पर पे स्टॉक के अंदर में पोजीशन बनाई थी। मेरे हिसाब से आराम से 1000 रुपये होगा, और 1000 के ऊपर मुझे लगता है 1100 रुपये तक की ट्रेजेक्ट्री भी इस स्टॉक में जाती हुई नजर आ सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो 920 पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है, मेरे हिसाब से 1100 तक की ट्रेजेक्ट्री पेटीएम में नजर आती है। ठीक है, स्टैंप लगाइए। 1100 प्लस तक के टारगेट किए सर ने। एक स्टॉप लॉस भी दिया 920 का, वो भी लग गया। पीबी फिनटेक भी आशीष भाई एक बार जरा चेक करना। पीबी फिनटेक ये भी बहुत बढ़िया चला लास्ट वीक में, और चलेगा क्या? बिल्कुल, तो ये देखिए पूरा जो न्यू एज थीम है, चाहे वो ज़ोमैटो हो, पॉलिसी बाज़ार हो, पेटीएम हो, ये सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें पीबी फिनटेक में एक नया ब्रेकआउट, एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो रैली है ये एक्सटेंड होती हुई 2300 तक जाएगी, और यहाँ पर पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो 2080 2070 के आसपास एक बढ़िया चार्ट ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे हिसाब से 2070-80 का एक सपोर्ट रहेगा, और 2300 तक की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है पॉलिसी बाज़ार में भी देखने को नज़र आ सकती है।
ठीक है आशीष भाई, पी से जुड़ा हुआ एक और शेयर भी मैं आपसे ही पता कर लेता हूँ। पेटीएम बताया, पीबी फिनटेक बताया, एक पारस डिफेंस भी आप देख लो जरा, कैश का स्टॉक है पारस डिफेंस, ये शेयर भी ठीक लग रहा है मेरे को, थोड़ा ब्रेकआउट जैसी लग रहा है ये। तो देखिए ओवरऑल मैं डिफेंस पे काफी पॉजिटिव हूँ डिम्पल, पर हम जिन स्टॉक्स को काफी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं वो पीएसयू कंपनी से रिलेटेड है। जैसे हमने मझगांव डॉक की थोड़ी देर पहले चर्चा की, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो हो सकता है सेंटिमेंटली सभी पे इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नजर आए। प्योरली बेसिस ऑन चार्ट्स मुझे लगता है यस, एक शॉर्ट टर्म में गिरावट के बाद एक अच्छा बेस बना है और एक बढ़िया ब्रेकआउट कहीं ना कहीं भारत डिफेंस में भी नजर आ रहा है। बट हम इसके अंदर में कोई पोजीशन ना ही बनाए और ना इसको ट्रैक करते, इसलिए थोड़ा सा कहने को मैं इसको अवॉइड करूंगा, बट डेफिनेटली चार्ट्स पे ये अच्छा मुझे नजर आता है। ठीक है चार्ट्स पे ठीक है, लेकिन सर थोड़ा अवॉइड करें तो आप अवॉइड ही स्टैंप लगाओ इस पर, ठीक है अवॉइड कर देते हैं फिलहाल के लिए, कोई ट्रेड हमको मिल नहीं रहा तो छोड़ देते हैं, पारस डिफेंस को अवॉइड लगाते हैं। अब जरा देवांग दो शेयर आप चेक कर लेना। पहला एक शेयर है टाटा मोटर्स, ये रिवर्सल हो रहा है ना सर, कंफर्म है ये? जिन लोगों से पहली बार मिस हुई है ये टाटा मोटर्स की बस, ये दूसरी बार बैठ जाए टाटा मोटर्स की बस में, अब फिर से चलने के लिए हो रहा है तैयार? की बात करें तो करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिला है, तो पॉसिबल है ये स्टॉक अराउंड 845 850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जो नियर सपोर्ट है वो है 780 का, तो ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है 850 तक के टारगेट के लिए। ठीक है एक और शेयर भी है, जरा वो भी आप ही चेक करना देवांग, वो है सेल का। सेल चल सकता है या फिर साइडवेज रहेगा? साइडवेज है तो सौदा नहीं लेंगे, चलने को तैयार है तो सौदा लेंगे सर, चेक कर दो आप। सेल की जहां तक बात करें, सेल का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 126 का है, तो जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करता आई थिंक अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी अवॉइड की सलाह देगी सेल में। अभी अवॉइड कर देते हैं। एक और शेयर भी चेक करो सर, NHPC, ये जब से F&O में आया इसको पंख से लग गए हैं, शायद वेट ही कर रहा था F&O के अंदर आने की, बढ़िया चल रहा है शेयर, बेस काफ़ी स्ट्रांग है 75-76 वाला। अब आप मेरे को बताओ सर, अगर कोई पोजीशन F&O में लॉन्ग करके बैठा है, टारगेट 100 के ऊपर तक के रख सकता है? एनएचपीसी की जहां तक बात करें, स्टॉक में डेफिनेटली एक बेस बनाया है, स्टॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो अराउंड 94 95 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एनएचपीसी में। तो ये लेवल्स फर्स्ट अगर क्रॉस होता है देन हम 100 के लेवल्स देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो लेवल है वो 93 का है। जहां तक सपोर्ट की बात करें 81 का सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए एनएचपीसी में। ठीक है गुरांग सर, एक छोटा बैंक है, बैंक छोटा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका भाव छोटा है, हो सकता है बैलेंस शीट और इनके बिजनेस मॉडल में और इनके काम करने के तरीके में आप इसको छोटा ना माने। उस शेयर का नाम है येस बैंक। अगर आप सिर्फ गूगल भी करेंगे या फिर किसी से सुनेंगे, बातचीत भी करेंगे, तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं कि इस बैंक को कोई ना कोई बड़ा बैंक आके ख़रीद सकता है। ये जैपनीज़ बैंक्स भी हो सकते हैं, ये अरब के बैंक भी हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर दे या वैल्यूएशन उनके जस्टिफाई हो जाए तो। ये अब आप धीरे धीरे आपके कानों में ये बात आने लगेगी, हो सकता है पहले से आपके कान थोड़े ज़्यादा तेज़ है तो आपके पास पहले आ रहे हो, हमारे कानों में भी धीरे धीरे बात अभी आ रही है। सर ये कितना जस्टिफाइड है और इसको 21-22 रुपये में लेना कितना ठीक है? मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद आप बोलेंगे कि आपके पास देश की 50 बड़ी कंपनी पैसा लगाने के लिए कम है क्या, आपको येस बैंक ढूंढना पड़ा, लेकिन फिर भी कई बार वैल्यू हंटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, मिल जाती है अच्छी चीज़। गूगल की बातों पे और कहीं सुनी बातों पे हम अ, भरोसा नहीं करते हैं डिम्पी। हम भरोसा करते हैं आंकड़े क्या उभर करके आते हैं और भविष्य कैसा लगता है, अगर आप बुनियादी तर्क के आधार पर कामकाज करें। मैं हमारे कानों पर तो ऐसी कोई बातें आई नहीं है और ना ही हम कहीं सुनी बातें पर भरोसा करते हैं। बैंक का जहां तक सवाल है तो मैं इतना बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अगर आत्महत्या और खुदकुशी करनी है तो और भी कई सारे तरीके हैं। शेयर बाजार में आकर के आपको पैसा गवा करके खुदकुशी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। और आपने जो बात बताई उससे मैं सहमत हूँ कि और भी सही सारे बैंक्स हैं। दाम देख करके निवेश नहीं करना चाहिए, काम देख करके निवेश करना चाहिए। आपकी कहने का मतलब है कि इसको छोड़ दें, इसको अगर छोड़ना है तो फिर सर पाना किसको है? पाना HDFC को है क्या? नहीं, ऐसी जरूरत HDFC तो देखिए आप, हम हमारा काम है
आपके चैनल के माध्यम के द्वारा लोगों का हाथ पकड़ करके वित्तीय मार्गदर्शन करना। और वो तब होता है जब आप क्वालिटी बाय करते हैं, क्वांटिटी बाय करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको एचडीएफसी की तरफ जाना है तो वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। जहां तक छोटी बैंकों का सवाल है, फिर वो चाहे निजी क्षेत्र की बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक जैसी बैंक से जहां पर आप निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए। ठीक है, ये कुछ एक सर ने आपको बैंक बता दी। देखिए, मैंने स्पेसिफिक काफ़ी सारे सर व्यूअर हमारे पूछ रहे थे येस बैंक के बारे में, इसलिए थोड़ा मैंने उनके सारे पॉइंट्स जोड़ जोड़ के आपसे पूछा और आपने सीधा सीधा बात कह दी कि भाई येस बैंक पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बैंक लेना ही है तो कैनरा बैंक, एक्सिस, इसके अलावा आपने एचडीएफसी का भी इसके बारे में ब्यौरा दिया। आपने कहा कि क्यों ऐसी बैंक में जाना जहाँ पर चीज़ें उतनी दुरुस्त नहीं है, जब पैसा है लगाने के लिए अच्छी जगह पे लगाओ, क्यों सुसाइड अटेम्प्ट लेना। ये बात ठीक है, मैं आपके पॉइंट के साथ एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी अपने वित्तीय सलाहकारों से जिसको भी पूछना हो वो अपने ज़रूर पूछ सकता है। हमने आपका काम आसान कर दिया, जब पूछना था हमने पूछ के गुरांग सर से आपके सामने रख दिया। एक और शेयर है वेदांता, इसका ज़रा वीकली चार्ट दिखाना, एक पूरे वीक का। एकदम से गर्म हुआ है ये चार्ट, एकदम से ठीक भी हुआ है मैं बोलूँगा वेदांता। आशीष भाई एक बार ज़रा देख के बताना, ये और चलेगा? ये जितनी तेज़ी से गर्म होता है ना उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। ये 7 डेज में करीब 11% चला हुआ शेयर है ये। बिल्कुल। तो देखिए अभी प्योर एक अगर से मैं शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म थोड़ा सा चार्ट्स देख के बात करूं तो लग रहा है कि ये स्टॉक में अच्छी एक बढ़त के चांसेस बन रहे हैं और स्टॉक कहीं ना कहीं पुराने जो ऑल टाइम हाई है 550 560 के जोन को उसको रीटेस्ट करेंगे और इवेंचुअली क्रॉस करने की तैयारी भी रखते हैं। बट डेफिनेटली मेटल्स के साथ ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगा कि यहाँ पर जब तक आप एक अपनी माइंडसेट को बनाते हैं कि आप पोजीशन लेंगे तब तक के ट्रेंड वीक होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत फास्ट होना पड़ता है अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर कहीं ना कहीं मैं बहुत जल्दी किसी भी मेटल स्टॉक्स के अंदर में तेजी हम लोग नहीं करते और जिनमें भी हमने किए हैं उनके अंदर हमारा व्यू पोजिशनली काफ़ी लंबे समय से पॉजिटिव रहा तो वहां पर पे हम पोजीशन बना के रखें। बट ये एक सिक्लिकल सेक्टर है। बट डेफिनेटली अगर से प्योर चार्ट्स को मैं देखूं तो मीडियम टर्म मुझे लगता है एक अच्छी अपसाइड वेदांता के अंदर में होती नजर आ सकती है। वेदांता पर ये आउटलुक और साइक्लिकल और सीजनलिटी फैक्टर्स को खास तौर से पर्टिकुलरली सेगमेंट्स पर ध्यान में रखें और वेदांता भी वन सच, लेकिन मीडियम टर्म में यहाँ से अप मूव के आसार बिल्कुल नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर प्री ओपन में देखेंगे ऑलमोस्ट हल्की फुल्की सी तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के लिए हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं। देखिए विदेशी बाजार में एशियाई बाजार की मिक्स शुरुआत, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से कमजोरी और साथ साथ अमेरिकी बाजार में भी मिक्स ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है, साथ ही एफआईएस की कैश और वायदा में बिकवाली। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज एक कॉशियस आउटलुक और शुरुआत में वॉलेटाइल ट्रेंड्स या कह सकते हैं कि टुवर्ड्स डाउनसाइड शुरुआत होती नजर आ सकती है। 24,622 के लेवल्स पर बिकवाली का दबाव, निफ्टी में प्री ओपन में इस वक्त लाल निशान, लेकिन बैक टू बैक तीसरा हफ्ता हमने देखा जब बाजार में ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो थे लास्ट फ्राइडे जब हम डिस्कस कर रहे थे मजबूती की तरफ इशारा कर रहे थे। पिछले पूरे हफ्ते को भी अगर देखेंगे सारे के सारे सेशंस में मजबूती थी। फ्राइडे को कंसोलिडेशन वाला सेशन जरूर कहेंगे, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो हैं बाजार के या जो डाउन ट्रेंड बाजार का था वहां से बाजार उभरने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। नए हफ्ते की शुरुआत है और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक कह सकते हैं कि आउटलुक्स देखने को मिलेंगे जिस पर नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स जो हैं वो थोड़े से वॉलेटाइल जरूर देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स हर तरफ से, चाहे फिर ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो या फिर डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स हो, और ध्यान रखिए ये पूरा का पूरा हफ्ता इवेंट स्पेसिफिक है। सीपीआई के डेटा भी इसी हफ्ते आने वाले और सिर्फ भारत के ही नहीं, भारत के सीपीआई के डेटा गुरुवार को आएंगे, लेकिन अमेरिका में भी यूएस के सीपीआई के डेटा आते हुए देखेंगे। चाइना में भी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी। तो ट्रिगर स्पेसिफिक है पूरा हफ्ता, काफी इवेंट्स हैं। और इससे ठीक पहले आज 9 के नवरत्न शेयर्स की सूची में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कहां पर बनती हुई दिख सकती है आज के सेशन में, ये जानने के लिए शरद एक वेकेशन के बाद, छुट्टी के बाद आज वापस हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग शरद, कैसा रहा आपका वेकेशन? और साथ ही 9 के नवरत्न शेयर्स की लिस्ट में आज क्या लेकर आए आप बताएं।
जी बिल्कुल मानसी, वेकेशन तो बहुत अच्छा था और दिसंबर का महीना रहता है, मैं सबको बोलता हूँ कि छोटा वेकेशन या बड़ा वेकेशन ज़रूर विंटर में लें। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करते हैं। 9 के नवरत्न में जीसीपीएल पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। कमज़ोर तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं और ओवरऑल उनकी जो कमेंट्री आई है, डिमांड कंडीशंस अभी भी ख़राब है। पाम प्राइस की स्टेबिलिटी होगी पर आने वाले महीने में देखने मिलेगी और ओवरऑल जो स्टैंड अलोन बिजनेस है वहाँ पे सपाट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान रहने वाला है तीसरे तिमाही के लिए और एक्सपेक्ट करें कि एक मिड सिंगल डिजिट सेल्स यानी कि 2 से लेकर 6% तक का सेल्स ग्रोथ तीसरे तिमाही में देखने मिल सकता है। लेकिन कमज़ोर जो है अपडेट आई है और ब्रोकिंग हाउसेस की भी डाउनग्रेड्स देखने मिली है स्टॉक में। पेटीएम की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इनके सिंगापुर की आर्म जो है वो बिकवाली करेंगे अपनी स्टेक जापानीज़ पेमेंट्स फर्म पे में और कुल मिला के लगभग 2400 करोड़ की इन्फ्लोज कंपनी में आ सकती है उनकी सब्सिडरी में। तीसरा स्टॉक सुवेन फार्मा रहेगा। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। 56% स्टेक एनजे बायो में वो खरीदने वाले हैं। जो प्री मनी वैल्यूएशन है वो लगभग $100 मिलियन का है। डील जो हुई है वैल्यू एक्रेटिव हुई है ईपीएस को लेके और ओवरऑल जो उनका एड्रेसेबल मार्केट रहेगा सीडीएमओ बिजनेस में वो लगभग आप कह सकते हैं 6 गुना बढ़ जाएगा। $200 मिलियन से ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन हो जाएगा। सीएट की बात करें तो यहाँ पे अच्छी एक्विजिशन आई है। कैम्सो ऑफ हाईवे टायर्स की जो एक्विजिशन आई है और ये मिशलिन से इन्होंने एक्वायर किया है। लगभग 1900 करोड़ रुपए का डील सस्ती है। प्राइस टू सेल्स 1:1 रेशियो पे। ब्रोकिंग हाउस की अपग्रेड्स भी आए हैं और ये हाई मार्जिन बिजनेस में जा रहा है तो इसके कारण जो है स्टॉक में आज अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। बाइकॉन की बात करें तो इनकी जो पीयर है नोवो उन्होंने प्राइसेस कट कर दिया इंसुलिन एस्पार्ट की लगभग 75% और ये जो लागू है 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। तो ओवरऑल जो है सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट बाइकॉन के लिए है। पूना वाला फिनकॉप के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है। धीरज सक्सेना जो सीटीओ थे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि इंटरवेंशन जो है उनके एचआर डिपार्टमेंट से आया है। वेल्सपन कॉप की बात करें तो 2 एडिशनल लार्ज ऑर्डर्स उनको जो है यूएस मार्केट से देखने मिले हैं और ये दोनों ही नेचुरल गैस पाइपलाइन स्टोरेज को लेके है। इंटरेस्टिंगली इस क्वार्टर में अभी तक इसी प्लांट से 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट री रेटिंग देखने मिल रहा है। 8वां स्टॉक एमएनएम रहेगा। यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि कमर्शियल व्हीकल्स और एसयूवीज की बढ़ोतरी हो सकती है। लगभग 3% की प्राइस हाइक देखने मिल सकती है क्योंकि इनपुट प्राइसेस जो है कॉस्ट जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है तो एक टाइप से पास ऑन हो रहा है। हमारा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज का। यहाँ पे जीएचसीएल नज़र में रहेगा। एमके की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट किया है बाई के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 900 रुपये प्रति शेयर का और वो कह रहे हैं कि जो साइक्लिकलिटी आई है स्टॉक में वो अभी बॉटम लेवल्स पे और आगे जाते हुए मल्टीपल री रेटिंग ट्रिगर्स देखने मिल सकते हैं और वही सोडा ऐश साइकिल के लिए भी उन्होंने यही कहा है। आगे जाते हुए बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मार्जिन एक्सपेंशन की भी उम्मीद है। तो ये अहम 9 स्टॉक्स है जो आज हमारे 9 के नवरत्न के लिस्ट में हैं। शुक्रिया शरद, 9 के नवरत्न शेयर्स की सूची हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। तो क्लियरली कंजम्पशन स्पेस हफ्ते की शुरुआत में ही गोदरेज कंज्यूमर के जो अपडेट्स आए हैं उसके चलते फोकस में रहेगा। अपडेट्स जो हैं वैसे वीक हैं, इन अपडेट्स पर भी विस्तार से हमने बातचीत की और आगे भी बातचीत करेंगे ओवरऑल कंजम्पशन थीम पर। इसके अलावा पेटीएम में जो डेवलपमेंट है इस पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस वक्त और अगर आप देखेंगे शुक्रवार के सेशन में करीब 2% की मजबूती देखने को मिली और इसके अलावा सीएट और साथ ही टायर स्टॉक्स पर भी फोकस रहेगा। सो क्लियरली ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिस पर एक नज़र रहेगी। बाजार खुलने के बाद इन डेवलपमेंट्स पर फिर से एक बार रिविजिट ज़रूर करेंगे। लेकिन इस बीच हमारी पैनल पर विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा जुड़ गई है, उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग शिवांगी, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर मंडे मॉर्निंग। और कंसोलिडेशन था फ्राइडे के सेशन में, इवेंट था, उसके ठीक बाद बाजार एक रेंज में ही फंसे रहे। इस वक्त शुरुआत में 53,380 के आसपास बैंक निफ्टी इस वक्त 128 पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड और 24,600 के इर्द गिर्द खुलने की तैयारी निफ्टी की। कैसे सेंस कर रही हैं इन द स्टार्ट ऑफ द वीक मार्केट को आप और स्टॉक स्पेसिफिक फोकस कहाँ रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो पूरे बुल्स से ड्रिवन देखने को मिल रहा है और काफी एक अच्छी हमने कल कमबैक देखी है। जो इंडिया विक्स है, सीबीओई विक्स है, वो कूल ऑफ होते हुए नजर आया है तो बुल्स काफी कंफर्टेबल है। पुट राइटर्स जो है वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाते हुए नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली इंडेक्स में हमें बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति अप्लाई करनी है। नेक्स्ट जो है 25,000 के लेवल्स दूर नहीं है।
सपोर्ट के तौर पे हमें 24,500 का एक लेवल जो है वो अहम रखना है। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस आगे की तरफ ट्रेल करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो आज मेरे रडार पे है एक्सचेंज रिलेटेड, ब्रोकरेज, डिपॉजिटरी, ये पूरा ही स्पेस। तो बीएससी मेरे रडार पे है, जो कि अपने एक पिछले 10 हफ्तों के कंसोलिडेशन से निकलते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट हम काफी टाइम से इस स्टॉक में बुलिश है, पर अभी भी जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि अच्छी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। 4900 का एक हर्डल हुआ करता था, वो सरपास करके अब वो एक अहम सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, तो रोल रिवर्सल जरूर हुआ है यहाँ पे। और इसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस में लगातार पिछले 20 महीनों से हमने देखा है कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे गए हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 5600 के टारगेट्स के लिए और 5300 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, ये कुछ एक अलग अलग स्टॉक्स भी हैं और मैम का ये भी मानना है कि 24,500 के आसपास का एक सपोर्ट आपको मिलेगा और वापस से पुल बैक हो सकता है, तो 25,000 तक भी बाजार आ सकता है। 2 मिनट के बाद बाजार खुल भी जाएगा, आप उसको ज़रा नोटिस भी कीजिएगा। ठीक उससे पहले ज़रा मैं आपको लेवल्स फ्रीज के बता देता हूँ। 43 पॉइंट नीचे आज निफ्टी फ्रीज हुआ है 24,633 पर। ये 24,500 से करीब 125 पॉइंट दूर है और करीब 250 पॉइंट दूर है 24,800 से। तो कहने का मतलब 24,800 24,500 की जो ये 300 पॉइंट की रेंज है, इसके बिल्कुल मिडल में हम फंसे हुए हैं। या तो डिप मिले या तो राइज मिले। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब भी डिप मिलेगा वो बॉट होगा। ये डिप थोड़ा वेट करके आपको करना चाहिए। दूसरा, 128 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक फ्रीज हुआ है। ये हुआ 53,380 पे। इसके पास 53,200 और 53,000 का एक अहम सपोर्ट एरिया है। ये एंट्री के लेवल्स भी हो सकते हैं एक छोटे पुल बैक के लिए या शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए। तो वो आप एक बार इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। 128 पॉइंट के साथ ये आज डाउन खुल रहा है। अब आते हैं शेयर्स पे। आज शेयर्स कौन कौन से और कैसे कैसे खुल रहे हैं। पहले मैं आऊँगा जरा निफ्टी वाले काउंटर्स पे कि निफ्टी वाले काउंटर्स की समय पोजीशंस कैसे चल रही है मार्केट के अंदर। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ एक शेयर्स इस तरह के हैं जहाँ पर आज बड़ी एक अच्छा पहले जरा 3-4 शेयर वो दिखाना। HDFC दिखा दो एक बार, जरा रिलायंस दिखा दो। ये इस तरह के जरा शेयर्स दिखाओ पहले आप। उसके बाद फिर मैं आता हूँ सीधा मार्केट पे आज के टॉप गेनर लूजर्स वाले काउंटर्स पे। चला पहले बड़े शेयर्स दिखा दो स्क्रीन पे जरा 2 मिनट के लिए। तो आपको सारे के सारे शेयर्स ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहे होंगे। तो मार्केट की जो शुरुआती वेटेज वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सपाट है, उसमें कोई भी बढ़त या कोई भी गैप डाउन या गैप अप में बड़ा शेयर आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक, अब मैं आता हूँ टॉप गेनर्स पे। सन फार्मा दिखेगा आपको, बजाज फिनसर्व, NTPC, SBI लाइफ, इन सब के पास भी सिर्फ आधे % की ही बढ़त है। पहले मैंने बड़े शेयर्स आपको दिखाए, अब मैं आपको गैप वाले शेयर्स दिखा रहा हूँ। सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, NTPC और SBI लाइफ, इन सब के पास आधे % की बढ़त है। कमज़ोर काउंटर्स में अपोलो हॉस्पिटल, श्री राम फाइनेंस, विप्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब में आधे % से थोड़ी ज़्यादा की गिरावट भी आपको दिखेगी स्क्रीन पर। खैर, शुरुआत में कोई भी शेयर बड़ी पोजीशंस के साथ गैप अप या गैप डाउन नहीं कर रहा। जो मैंने बड़े शेयर्स आपको सारे गिनवाए, छोटे शेयरों को तब बाजार खुलने के बाद ही चेक करेंगे। 1300 शेयरों के साथ एडवांसेस के साथ आज मार्केट खुला और पहला टिक 43 के बाद फिर सीधा 35 पॉइंट का। अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने आपको कहा शुरुआत में 24,500 के आसपास से सपोर्ट शुरू होगा और 24,800 से रेजिस्टेंस। इसके बीच में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है और थोड़ा डिप भी आ सकता है, उसके लिए आप वेट भी कर सकते हो। अब करीब 48 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी 43,86 पॉइंट है, इसके पास 53,300 200 की एक सपोर्ट रेंज है। जाएगी तो 200 पॉइंट फिर और सपोर्ट आ जाएगा 53,000 पे। थोड़ा वेट करके आराम से ट्रेड लो, कोई जल्दबाजी कोई घाई आपको करना नहीं है, आराम से सौदा बना सकते हो। कोई बाजार भागा नहीं जा रहा, ना ही मिड कैप, ना ही स्मॉल कैप, ना ही इंडाइसिस यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी, और ना ही मेरे को कोई सी बड़े स्टॉक्स सेक्टर के अंदर एक तरफा चर्निंग देखने को मिल रही है, जिसकी बदौलत मैं ये कह पाऊँ कि देखिए ये इसको पकड़ लो तुरंत ही खुलते ही, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा, ना ही स्क्रीन पर, ना ही उसकी कन्विक्शन पे, ना ही आपको किसी तरह का कोई डाटा फ्लो में भी दिखेगा। और यही बात हमने सुबह भी आपके सामने रखी थी। अब मैं आ जाता हूँ कुछ और शेयर्स पे जो आज बढ़त के साथ खुल रहे हैं। NHPC हमने देवांग भाई से पता किया था, आज वो वापस से 2 से 2.5% है। मैंने कई बार आपको नोटिस करवाया कि NHPC इकलौता ऐसा शेयर है F&O के आने के बाद, शायद वेट ही कर रहा था F&O में आने की, उसके बाद से रुक नहीं रहा। कोई ऐसी इसके रिगार्डिंग कोई खबर नहीं है, मैंने भी जस्ट सर्च भी किया इधर उधर।
पेटीएम भी आज 2% ऊपर है और आशीष भाई ने कहा ना केवल 1000 आएगा बल्कि 1100 भी आएगा। JSW एनर्जी, NLC इंडिया, सुंदरम फाइनेंस, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहां पर आज शुरुआत में आपको बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो शेयर और स्ट्रॉन्ग हैं मैं उनके नाम भी बता देता हूँ। आज C8 के अंदर 5.5% तक की बढ़त है, खबर इसके साथ जुड़ी, इसमें आज तेज़ी आई। रेट्स के साथ भी खबर है, रेलवे की कंपनी है, वो भी आज 3.5% ऊपर है। पेटीएम तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। वेल्सपन कॉर्प और त्रिवेणी टर्बाइंस भी आज 3% ऊपर हैं। जो शेयर कमज़ोर उसमें गोदरेज CP, मैक्स वेल्थ और साथ ही स्टार हेल्थ केयर है जहाँ पर आज आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी। अब आता हूँ मैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक इन ग्रीन हो चुका है और आज का जो लो बना है वो बना है 53,326 का। जो सपोर्ट हमने सुबह आपको बताया था कि 53,300 200 पे एक अहम सपोर्ट है, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी सपोर्ट को टेस्ट किया और अब 53,500 के ऊपर आ चुका है, यानी कि बंद भाव से भी 2-3 पॉइंट ऊपर हैं। लेकिन एक्साइटमेंट तभी आएगी जब ये आज का हाई जो उसने अभी 600 के आसपास का बनाया है एक बार इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि आज का हाई एक बार ब्रेक होने पर ही अब नए लेवल्स आएंगे। ये जो शॉर्ट टर्म शेकिंग होती है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट दिख रही है। अब आ जाते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में भी सिर्फ अब गिरावट 14 पॉइंट्स की रह गई है। हालांकि इंडिया विक्स अभी भी 14.5 के ऊपर चल रहा है। ये आपको शायद बहुत ज़्यादा चलने नहीं देगा, थोड़ा फियर इन द मार्केट क्रिएट करके रखेगा। HDFC वापस से तेज़ हो गया, 0.5% ऊपर और 1870 का भाव है। रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ 3 रुपये नीचे है, 1300 के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। दिखाना चाहो तो ज़रा दिखा दो। TCS, इन्फोसिस, HUL और L&T, ये 4 शेयर से थोड़ा आपको और वेटेज पता लग जाएगा, जो हम पहले 4-5 बड़े शेयर्स आपको दिखाते हैं। फिर हीट मैप भी दिखाना, प्रोड्यूसर साहब थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाओ, हीट मैप भी दिखाओ। और हीट मैप में आप देखेंगे कि मार्केट पूरी तरह से तो एक रेंज में, लेकिन हाँ स्पेसिफिक काम, स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव आपको ज़रूर दिखेगा। L&T इस समय स्क्रीन का टॉप गेनर है। SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस, NTPC, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज शुरुआती बढ़त में है। HUL भी हम आपको दिखाते हैं, उन 6 शेयरों में से ये निफ्टी का टॉप लूज़र है। फिर बैंक में से हम आपको HDFC बैंक दिखाते हैं, वो HDFC बैंक 1% ऊपर है। और इसके अलावा SBI और ICICI बैंक आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर 0.5% ऊपर 0.5% नीचे के तौर पर दिखेगा। IT में हम आपको इन्फोसिस दिखाते हैं और TCS दिखाते हैं। TCS ऑलमोस्ट फ्लैट है, इन्फोसिस में भी अभी कुछ काम नहीं हो रहा खास, इसलिए उस स्क्रीन पर भी आपको नहीं दिख रहा है। अगला हीट मैप लेके आइए ऑटो का या फिर मेटल्स का, FMCG का। FMCG में एक HUL आपको पता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर जो गिरावट है अब वो करीब 8% की हो चुकी है। मैरिको, डाबर जैसे शेयर्स भी थोड़े कमज़ोर हैं। अब आते हैं मेटल्स पे। मेटल्स पे हमने सेल पता किया था, सेल ऑलमोस्ट इस समय 0.5% ऊपर है। आप सेकंड लाइन के कॉर्नर में देख पा रहे होगे। इसमें जो सबसे तेज़ है वो वेल्सपन कॉर्प, और सभी शेयर्स 1% की जद में ही कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा मिड कैप वगैरह भी, ऑटो दिखा दीजिए एक बार बस खाली, कुछ खास दिख नहीं रहा इसमें, छोड़ देते हैं ऑटोस को आज। अब जरा मिड कैप और स्मॉल कैप स्क्रीन पर फायर कर दो और दोनों मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके लिए ओपनिंग के सौदे पता कर रहे हैं। तो चलिए मार्केट की ओपनिंग के बाद आइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमारे एक्सपर्ट्स कहां पर देख रहे हैं ये समझ लेते हैं। और आशीष जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कौन से स्टॉक्स पर है आपकी नज़र? जी बिल्कुल, तो देखिए जहाँ तक कि कैपिटल गुड्स की पूरी थीम है, उसमें हमने जैसे CDSL की बात थोड़ी देर पहले की, उसी स्पेस में मुझे लगता है कि केफिन टेक्नोलॉजीज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक हमें नजर आता है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS में बना हुआ है। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो स्टॉक में मेरे हिसाब से 1250 पे एक अच्छा सपोर्ट बना है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 1380 1400 तक की ट्रेजेक्ट्री
केफिन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। थोड़ा लार्ज कैप की अगर से मैं बात करूं तो वहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा आईटी फोकस्ड एक हमारा ध्यान रहेगा, और वहां पर पे परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज एक स्टॉक है जो हम काफी लंबे समय से हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स फेमस में मेंटेन रख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस अपमूव में स्टॉक कहीं ना कहीं 6500 से 6600 की जोन दिखा सकता है, और यहाँ पे मुझे लगता है 6150 पे एक अच्छा सपोर्ट परसिस्टेंट के अंदर में भी देखने को नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो दो काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र, एक CDSL का पेयर जो कि आशीष जी ने रिकमेंड किया, के फिनटेक, और साथ ही साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर भी आप रखिए नज़र क्योंकि IT इंडेक्स आप देखिए अपने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। साथ ही साथ परसिस्टेंट एक आउट परफॉर्मर ज़रूर रहा है। यहाँ पर अभी भी आशीष जी का भरोसा कायम है। 6600 के टारगेट्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। और आशीष जी, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देना चाहूँगी क्योंकि CH पे आपकी जो राय थी और आपके जो लेवल्स थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से आते हुए दिखे। आपने देखिए काफ़ी बड़े टारगेट्स दिए थे और गैप अप ओपनिंग के बावजूद भी इसमें मौके ज़रूर मिले होंगे। अभी फ़िलहाल 8% की तेज़ी CH का काउंटर दिखा रहा है। पर शिवांगी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू सृष्टि। इंडिगो है रडार पे। इस स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन हो रहा है पिछले 3-4 हफ्तों से, और एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है। RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, बहुत कंफर्टेबली अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। और कुल मिला के हम देख रहे हैं कि सीजनलिटी वाइज भी ये सेक्टर काफी एक अच्छा रुझान देता है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 4670 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें 4400 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, तो इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर आप रखिए नज़र क्योंकि देखिए फ्राइडे को भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव इंडिगो ने दिया और मार्केट की वॉलेटिलिटी के विपरीत जो है एक अच्छी उड़ान भरता हुआ दिखा इंटरग्लोब एविएशन, और आज भी लगभग आधे % की तेज़ी है। शिवांगी का भरोसा अभी भी कायम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। पर अगर एक बार फिर से मार्केट्स पे नजर डालें तो अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही इंडिया विक्स में भी 3% की तेजी है, तो इसको भी नोट जरूर किया जाए। पर एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वहां पर बुल्स का जो दबदबा है वो अभी भी कायम जरूर देखने को मिल रहा है। पर ऐसे में गौरांग जी, जो वीकनेस है और आज का जो वीकेस्ट लिंक साबित हो रहे हैं वो है FMCG काउंटर्स, जहां पर गोदरेज कंज्यूमर्स की कमेंट्री ने पूरा मूड जो है बिगाड़ते हुए वो दिख रहा है। क्योंकि देखिए HUL फिर 3.5% की कमजोरी, टाटा कंज्यूमर्स 2% की गिरावट, ब्रिटानिया लगभग 1.5% नीचे, नेस्ले जैसे स्टॉक्स भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। आशीष जी, उम्मीदें माफ़ कीजिएगा गौरांग जी, उम्मीदें बहुत लगाई जा रही थी कि कंजम्पशन थीम जो है वो अच्छा प्ले कर सकती है, पर ऐसे में फिर से जो एक वीकर साइड की कमेंट्री है, क्या आपको लगता है गोदरेज कंज्यूमर्स के बाद अब बाकी कंपनीज भी सिमिलर लाइंस पे ही कुछ अपनी कमेंट्री देती हुई नजर आएंगी बीती तिमाही के लिए? सृष्टि, देखिए, छोटी मध्यम अवधि में अगर किसी प्रकार की घोषणा कामकाज को लेकर के और खपत को लेकर के अगर खड़ी होती है तो हमारा ये मानना है कि इसका ये मतलब नहीं होता है कि लंबी अवधि में आप सुधार या परिवर्तन नहीं देख सकते। जहां तक FMCG क्षेत्र का सवाल है तो आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में है। उनमें से एक एज अ डिस्क्लोजर जो कंपनी की आप चर्चा कर रहे हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो भी है। देखिए, दूसरी तिमाही में नतीजों को लेकर के भी इस क्षेत्र में से इतना उत्साह नहीं देखने मिला, और उसका मुख्य कारण है कि शहरों में तो आपको खपत थोड़ी बहुत निचले स्तर पर होती हुई दे रही थी, लेकिन ज्यादा योगदान जो खपत लेकर के आय और शुद्ध मुनाफे पर होता है वो होता है ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण क्षेत्रों में से। वहां पर भी आप मांग निचले स्तर पर देख रहे हैं, तो स्वाभाविक था कि नतीजों में कमजोरी आप देखें। लेकिन आने वाले समय हमें लग रहा है तीसरी चौथी तिमाही में शायद धीरे धीरे करके सुधार होगा, और अगले वित्तीय वर्ष में महंगाई दर भी मेरे ख्याल से काफी नियंत्रण में आएगी। क्योंकि महंगाई दर अगर ऊपर जाती है सृष्टि, तो आम आदमी भी प्रयास करता है कि उसका जो घर का बजट है उसमें खर्च किस प्रकार से चले, और उसके लिए वहां पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही ऊंचे भाव के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं। जहां पर आपका बजट फिट होता है वो जा करके खरीदते हैं। लेकिन जब महंगाई दर नीचे आती है और नकदी को लेकर के कुछ रियायत हो जाती है आम आदमी की जेब में,
तो फिर से वो खर्च करना चालू कर देते हैं। तो इन सब कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। HUL, ITC, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर, मैरिको। और हमें लग रहा है कि भारत, और अक्सर हमने ये कहा है हमारे चैनल 18 स्वदेश पर के भारत एक खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। गौरंग सर, इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री, इन्फ्लेशन कंसर्न पर विस्तार से आपकी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। कंजम्पशन थीम पर फोकस जरूर रहेगा, इस पर लगातार बाजार के जाने माने दिग्गज हमसे लगातार बातचीत भी करते हैं। और अभी FY25 इन्फ्लेशन एस्टिमेट अगर आप देखें, क्रेडिट पॉलिसी में ही RBI ने इसे बढ़ाया टू 4.8% बिकॉज ऑफ फूड प्राइस कंसर्न्स। सो क्लियरली शॉर्ट टर्म कंसर्न्स है, जिसके चलते कंजम्पशन स्पेस या FMCG पूरा खेमा जो है वहां पर हम देख रहे हैं डिमांड के फ्रंट पर भी चैलेंजेस नजर आ रहे हैं और साथ ही सेल्स के फ्रंट पर, ग्रोथ के फ्रंट पर भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस पर खास तौर से नजर जरूर रहेगी। इसके अलावा बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स जो आज हैं वो बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म जरूर कर रहे हैं। शुरुआत भले ही फ्लैट देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप पर एक नजर होनी चाहिए। निफ्टी संभलता हुआ करीब 300 अंकों की मजबूती, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में नजर आएगी। मिड कैप इंडेक्स से जुड़े कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे, और स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, क्लियरली हम यहाँ पर IT सेक्टर को आउट परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं, बाजार को संभालने का काम कर रहा है। और इसी स्पेस में मिड कैप IT को अगर आप देखेंगे, अच्छे खासे एक्शन के बीच कामकाज आप देख पाएंगे। परसिस्टेंट सिस्टम के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे, शिवांगी मजबूती के साथ स्टॉक में परसिस्टेंटली कहेंगे अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। IT पैक में लार्जर प्लेयर्स भी हैं, लेकिन मिड कैप IT पर फोकस क्या होगा? पे है, और ये स्टॉक जो है पिछले इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है 8% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है स्टॉक में। लगातार हायर हाइज बनाते जा रहा है लास्ट 7 महीनों से। तो क्लियरली एक एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है ये स्टॉक, और पूरा IT पैक जो है वो पूरे बाजार को कहीं ना कहीं ड्राइव करते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल मेरे रडार पे ये है, एंड ये आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है हम राउंड अबाउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6500 का, और 6100 के सपोर्ट को हम ट्रेल करते रहे। तो ये एक राय आपको मिलती हुई दिख रही है। परसिस्टेंट में ऑलमोस्ट 1.5% के मूव यहाँ पर अगर पोजीशंस हैं उसे ज़रूर बनाकर रखें। लेकिन इस बीच GCPL के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करेंगे, और आज ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज और ब्रोकरेजेस के अपडेट है, जिसके चलते ये स्टॉक का फोकस रेडार पर ऑलमोस्ट 10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं उनमें कमजोरी हाथ लगी है, लेकिन डीप डाइव करके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कमजोर है जिसके चलते इतनी ज़्यादा गिरावट हम देख रहे हैं GCPL गोदरेज कंज्यूमर के स्टॉक प्राइस में, और GCPL में ही गिरावट के चलते FMCG में भी हम देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड जो है वो बढ़ता हुआ। डिटेल्स लेकर शरद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे जानते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, आप देखें तो निफ्टी FMCG इंडेक्स जो है 1.5% गिर चुका है अभी ऑलरेडी मार्केट खुलते ही, और दिन का जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सेक्टोरल लूज़र भी है। ऑफकोर्स GCPL जो है यहाँ पे बड़ी ड्रैग आ रही है, इसके कारण सारे FMCG स्टॉक्स में भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और GCPL के जो तीसरे तिमाही के अपडेट अभी तक आए हैं वहाँ पूरी तरह जो है कमज़ोर अपडेट देखने मिला है, और यहाँ पे जो स्टैंड अलोन बिजनेस है कंपनी कह रहे हैं कि फ्लैटिश वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस रहेगा, और अराउंड मिड सिंगल डिजिट 2 से 6% तक का सेल्स ग्रोथ देखने मिलेगा। वो कह रहे हैं जो डिमांड ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी भी पेन में है पूरे भारतवर्ष में, और जो नेगेटिव ट्रेंड्स है आगे जाते हुए कुछ महीनों में परसिस्ट कर सकते हैं, यानी कि आने वाले महीनों में डिमांड ट्रेंड्स थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं। ऑफकोर्स बहुत सारे इन्फ्लेशन के भी इश्यूज़ हुए हैं, जैसे कि पाम ऑयल प्राइसेस है ऑलमोस्ट 1/3 उनके स्टैंड अलोन रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अभी भी ऑन हायर लेवल्स पे। तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो मार्जिन प्रेशर है वो बरकरार रह सकती है। एनालिस्ट का भी मानना है कि थोड़े प्राइस हाइक्स ले सकते हैं, बट फिर भी जो है मिड सिंगल डिजिट लेवल पे ही ग्रोथ रहेगा, यानी कि ग्रोथ ज़्यादा आ नहीं रहा है। अब ब्रोकर्स की क्या राय है ये भी हम बता देते हैं। GCPL के लिए UBS में जो है मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 1450 का है। वही JP मॉर्गन की बात करें तो मेंटेन ओवरवेट रखा है और टारगेट प्राइस 1410 रुपीज़ का है। और मैक्वारी ने जो है मेंटेन न्यूट्रल रखा है, हालांकि जो टारगेट प्राइस है उसको कट कर दिया है, 1300 से 1260 रुपीज़ कर दिया है। तो ऑफकोर्स थोड़े मिले जुले रिएक्शंस ब्रोकरेजेस से आ रहे हैं। Q3 अपडेट वीक आया है, FMCG स्टॉक्स में गिरावट आया है, लेकिन मैं कुछ रीजंस भी निकाला हूँ कि FMCG स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं, सेलिंग प्रेशर आ क्यों रही है। तो ये 5 अहम रीजंस है। ऑफकोर्स GCPL का Q3 अपडेट है। इसके अलावा अर्बन डिमांड जो है फेस्टिव सीजन में और Q2 में
जो है वीक रहा है। रूरल की रिकवरी अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है और वही वैल्यूएशंस भी अभी भी एनालिस्ट का मानना है कि एक्सपेंसिव लेवल्स पे है और मार्जिन्स जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण जो है स्पेशली फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन में अभी भी जो है प्रेशर में है। और याद रखिए जो कंपटीशन आता है D2C प्लेयर्स का या क्विक कॉमर्स प्लेयर्स का, उसके कारण भी जो है इनकी मार्केट शेयर लूज़ हुए जा रही है और ये जो है इनकी कॉन कॉल में स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी 2 क्वार्टर से उन्होंने कहा है। देखा जाए तो इस साल के जो हाई से बात करते हैं 2024 हाइस के जो गिरावट आई है, तो यहाँ पे GCPL, ब्रिटानिया, डाबर, टाटा कंज्यूमर, HUL, इन सारे स्टॉक्स में 20% से ज़्यादा का गिरावट जो इनकी हाई से देखने मिली है। हालांकि वैल्यूएशंस अभी देखें तो करेक्शन ज़रूर हुए पर अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे एनालिस्ट का मानना है 40, 50, 60 के बीच जो है बड़े बड़े FMCG कंपनीज अभी भी 12 मंथ फॉरवर्ड PE रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये कुछ अहम रीजंस है जिसके कारण आज FMCG स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आया और उसके ऊपर GCPL की भी अपडेट आ गई है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी के लिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि देखिए न्यूज़ फ्लोज के चलते जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तो सभी आपको बताएंगे, लेकिन इसके अलावा कंजम्पशन स्पेस में अभी गौरांग सर के भी राय, उनका आउटलुक भी हमने जाना कि कंजम्पशन थीम किस तरह से आगे पैन आउट होती हुई दिख सकती है। और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर ही नहीं, ओवरऑल कंजम्पशन FMCG पैक में जो कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है, इसके पीछे की 5 अहम वजह जो है, डिमांड सिनेरियोज कैसे दिख रहे हैं, रूरल और साथ ही अर्बन डिमांड का असर कैसा पड़ रहा है, ये सारी के सारे फैक्टर्स आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और काइंड ऑफ 360 डिग्री एनालिसिस इस वक्त फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल, FMCG इन पर्टिकुलर और साथ ही GCPL पर आपके लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च कुणाल परार भी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल, बताएं आपकी नज़र कहाँ पर है, मार्केट की ओपनिंग कैसे देख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक क्या है आपके रेडार पर? सबसे पहले मार्केट के ओपनिंग की बात कर लेते हैं। 24,660 के अराउंड है, माइनर लूजिंग मोमेंटम है 15 पॉइंट, बट इट्स ओके, ये एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव साइड का ही हम मेंटेन करके चल रहे हैं। 24,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो रहा है, तो लाइकली चांसेस है यहाँ से अच्छी खासी रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो मोमेंटम पॉजिटिव साइड की है, सपोर्ट 24,500 का हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। ऊपरी लेवल की बात करें तो 24,800 जैसे ही ब्रेक होगा 25,300 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और ये सारे सिनेरियो में एक स्टॉक है मेरी ओर से जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वोल्टास। आज के दिन में एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट भी हमें यहाँ पे चार्ट पे देखने को मिल रहा है एंड जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है, यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। वोल्टास खरीदारी करके चलने की यहाँ पे सलाह रहेगी। 1690 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 1690 का टारगेट की बात कर लेते हैं तो 1805 1805 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 1805 जैसे ही क्रॉस होगा 1890 1890 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वोल्टास यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, सो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक राय कुणाल की तरफ से और इंडेक्स पर भी उनका नजरिया आपके सामने। वोल्टास में खरीदारी, टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर 1751 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 2.5% के मूव्स, यहाँ से तेजी की गुंजाइश। गौरांग सर है हमारे साथ, और गौरांग सर थैंक्स फॉर स्टेइंग फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स। सर थोड़ी देर पहले बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपका नजरिया जाना और साथ ही FMCG कंजम्पशन पर भी आपका आउटलुक था। सिविल कंस्ट्रक्शन पर एक राय आपसे चाहिए थी, और स्टॉक्स लाइक KC इंटरनेशनल अगर देखें एज ऑफ 30 सितंबर अगर देखेंगे, हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक देखने को मिली है और करीब 42,500 करोड़ तक के ऑर्डर्स, और इनकी आगे पाइपलाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। पिछली तिमाही के नतीजों की अगर बात करें, अच्छा खासा एक्शन है। आज के सत्र में ये स्टॉक मूव नहीं कर रहा है टुवर्ड्स अपसाइड, लेकिन काफ़ी अच्छी मजबूती का ट्रेंड पिछले 6 महीने में दिखा चुका है। इस पूरे स्पेस को, क्योंकि डिफेंस, बैंक्स, फाइनेंशियल्स पर लगातार आपका नजरिया हम जानते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन पर भी एक राय जानना चाहेंगे आपसे। मानसी देखिए, सिर्फ 6 महीने नहीं, KC इंटरनेशनल अगर आप पिछले साल 1.5 साल के ऊपर नजरिया डाले तो एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर मझौली शेयर्स की श्रेणी में आता है KC इंटरनेशनल। इस कंपनी की जो कारोबार है इस कंपनी के पास, ये 4 मुख्य स्तंभों के तरफ से आता है, जो कि भिन्न विभिन्न ऑर्डर बुक के तहत अपने अनुभव के साथ जमीनी स्तर पर ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करते हैं। करीबन 400, 350, 400 से निरंतर हमारी खरीदारी की राय रही है, और पिछले साल 1.5 साल में मेरे ख्याल से ये
100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। अच्छी बात यह है कि किसी एक कारोबार के ऊपर निर्भर नहीं है, 3-4 कारोबार है जिससे योगदान आता है। और हमें ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, अगर विस्तार योजना आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक है इन सब कंपनियों की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। खरीदारी की राय केसी इंटरनेशनल पर भी है, और उसी लिहाज से अगर आप निर्माण कार्य क्षेत्र की बात करें यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां पर एनसीसी लिमिटेड, एचजी इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग, पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शंस जैसी कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग एलएनटी तो पीछे 8 दशक यानी कि 80 सालों से हमारे देश में स्थापित कंपनी है, और उसके पास भी हाइड्रोकार्बन से लेकर के टर्न की प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, बहुत सारे अलग अलग कारोबार हैं। तो ये सब कंपनियां हमें अच्छी लग रही है। और अगर भारत की विकास दर को आपको आगे बढ़ाना है मानसी, तो अनिवार्य है कि आपके पास जो मौजूदा ढांचे हैं उसको उसका आप आधुनिकीकरण करें, मॉडर्नाइजेशन करें, और उसी लिहाज से नए मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। बिल्कुल गौरांग सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अपनी गाइडेंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। एक राय केसी इंटरनेशनल पर शिवांगी आपसे भी जानना चाहेंगे, और साथ ही इंडियन होटल्स के चार्ट्स को भी अगर आप विजिट करना चाहें, एक शार्प अपमूव देखने को मिल रहा है अच्छी खासी मजबूती के बीच 835 के लेवल्स पर। रेकमेंड किया था इस चैनल पे और हमारे टारगेट्स जो है वो अचीव होते हुए दिखे हैं। तो सभी दर्शकों ने जिन्होंने मुनाफे कमाए, कंग्रेचुलेशन। इंडियन होटल काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और इसमें हमने मंथ ऑन मंथ बेसिस में देखा है कि अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है ये स्टॉक, और एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉलो अप बाइंग है। इन लेवल्स पे भी काफी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉप लॉसेस जरूर आगे की तरफ ट्रेल करें। 820 का एक अहम सपोर्ट है और नेक्स्ट अप 870 और फिर 900 तक के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे इंडियन होटल्स पे। खैर, इंडियन होटल्स पे आपको रिकमेंडेशन भी मिली है, आज का बढ़िया शेयर्स भी है, इसमें पोजीशंस भी अच्छी है। लेकिन आप देखो निफ्टी के अंदर करीब 47 पॉइंट की गिरावट है, यानी कि जहाँ पे बाजार खुला था जितने पॉइंट्स के साथ हल्के फुल्की रिकवरी है, लेकिन वापस आ गया। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि मार्केट आज पूरी तरह से रेंज में रहने के लग रहा है, कोई बड़ा ब्रेकआउट, बड़े ब्रेकडाउन शायद ही होगा। वजह मार्केट के पास सपोर्ट भी अच्छा है तो फॉलो बाइंग भी नहीं है, ये बात भी उतनी ही सच है। इसलिए बाजार को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर विक्स भी थोड़ा बड़ा हुआ है, 2.5 से 3% ऊपर है, 14.5 का विक्स चल रहा है, कम से कम 14 तक तो आए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एडवांस डिक्लाइन की रेशो में कुछ बड़े शेयर्स तो हैं बट वो इक्का दुक्का हैं। जैसे मैंने आपको 6 शेयर दिखाए, 6 शेयर में से कुछ HDFC और एक LNT ही है जो बड़े शेयर्स में चल रहा है, अदरवाइज वैसे स्थिति खराब है। 4 शेयर तो बाजार को नीचे खींच रहे हैं। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो टोटल एडवांस डिक्लाइन देख पा रहे थे, जिसमें F&O के शेयर करीब 122 थे और 94 शेयर सिर्फ डिक्लाइंस के थे, एडवांसेस के थे। कहने का मेरे मतलब है कि स्ट्रांग नहीं है मार्केट, ऐसा नहीं है कि ड्रैग करके ले जाएगा। न्यूज़ भी नहीं है मार्केट के पास, खबर कौन सी है आपके पास बताइए, खबर भी नहीं है मार्केट के पास। तो बाजार पूरी तरह से शायद एक रेंज में रहे, स्पेसिफिक काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। मैं कुछ एक शेयर्स दिखाता हूं, जैसे आप सीएट वगैरह देख ही रहे होगे, सरकारी कंपनी है। ये ITI जैसी कंपनीज भी काफ़ी बढ़िया चली, 7% ऊपर है, ज़रा दिखाओ उसको भी आप। और JM फाइनेंशियल्स 5% ऊपर है, HEG 5% ऊपर है। ऐसे कुछ कुछ शेयर्स हैं जो आज अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा NHPC अब 3.5 हो चुका है, वोल्टास हुआ है 2%। शिवांगी ज़रा वोल्टास चेक करोगे आप, वोल्टास ठीक लग रहा है क्या आपको? पता नहीं क्या है, पिछले 2-3 साल से सर्दियों में चलता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप इसका चेक करो सीजनैलिटी, ये गर्मियों में चलेगा ही नहीं, सर्दियों में चलेगा। डिम्पी जी, वोल्टास की अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। फ्राइडे के सेशन में कम से कम 4% ओपन इंटरेस्ट जो है शेड हुआ था, और इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है 10% ओपन इंटरेस्ट शेड हो चुका है शॉर्ट साइड में। तो अच्छे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। वीकली बेसिस पे अपने 6 हफ्तों के कंसोलिडेशन के अपर बैंड को निकालते हुए नजर आ रहा है।
तो ये मूव एक जरूर कन्वर्ट होते हुए दिखेगा 1800 इमीडिएटली और फिर 1850 तक के लेवल्स के लिए, और 1720 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओके ठीक है, कुछ एक लेवल्स आपने बता रहे हैं यहाँ पे और आप भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा स्ट्रेंथ तो है इसके अंदर, चल तो सकता है। आज भी इसके अंदर कुछ कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं वोल्टास के अंदर, और मैं भी चेक कर रहा था, बस थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कम है इसलिए फ्यूचर्स का वो नंबर आपको नहीं दिखा रहा, वैसे लॉन्ग की शीट में ही मेरे को दिख रहा है। पॉलिसी बाजार जिसको हम पीबी फिनटेक कहते हैं, एक बार ज़रा वो दिखाइए स्क्रीन पर, बढ़िया बिल्डअप है, 2% शेयर ऊपर भी होगा। नरेश भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नरेश भाई नमस्कार, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए। कुणाल परार भी हैं स्क्रीन पर, उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी समय दिया। नरेश भाई आपसे कर रहा हूँ ज़रा शुरू, पहले मैं ज़रा पॉलिसी बाजार चेक करो आप, ये और कितना आज में चल सकता है? ये बात सच है कि अच्छा शेयर है, ये बात भी सच है कि चार्ट अच्छा है, आज में और कितना चल सकता है? सो आई थिंक आज या कल में एक थोड़ा जाके पॉज आना चाहिए 2230 2250 के आसपास। सो ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग है, नया एंट्री है एफएनओ स्पेस में, और काफी स्टॉक्स में हमको दिख रहा है कि लास्ट 1-2 दिन में पॉजेज आ रहे हैं एफएनओ नेम्स में, तो जो नए एंट्रीज है तो 2230 2250 का एक टारगेट होगा, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब 2170 हो जाना चाहिए। ठीक है, डन। नरेश भाई एक शेयर आप और चेक करो, वो है सीजी पावर, इसके अंदर भी बिल्डअप अच्छा है, आज का शुरुआती बिल्डअप अच्छा है और पिछला हफ्ता भी ठीक निकला है इसका। सीजी पावर का 1.5% तेज है, जरा चेक करना सर। सो यहाँ पे भी लास्ट 2 दिन में अच्छा मोमेंटम रहा है शॉर्ट टर्म, बट ऊपर में अगर देखें तो 830 850 एक मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ पे टॉप बना था, वहां से एक काफी करेक्शन भी आया था। सो 830 का अपसाइड टारगेट होना चाहिए, और अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 785। ठीक है, रिलायंस एकाएक का वापस हर निशान में आया है सर, अभी जो शुरुआती गढ़ थी क्या ये थोड़ा लीडरशिप ले सकता है सर? आ जाएगा 1350 1380, चांसेस कितने हैं 1350 1380 आने के? सो रिलायंस इंडस्ट्री में बाउंस बैक जो है 1340 1350 पे काफी रेजिस्टेंस है, जो लो भी था इलेक्शन डे पे, उसके ब्रेकडाउन के बाद काफी फॉल आया था। सो वहां तक की अपसाइड लगती है स्लोली एंड स्टेडीली अगले एक हफ्ते में, और 1300 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट होना चाहिए। 1300 एक अहम सपोर्ट है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि थोड़ा सा शेयर ऊपर आ सकता है। 1350 और 1300 की रेंज फिलहाल है, 1313 चल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी ठीक है। और मैंने इसको जस्ट आवरली चार्ट पे डाला तो इसका ब्रेकआउट है, डेली चार्ट्स पे डाला है तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट हाँ बेस अच्छा है, और जो ट्रेंड जिसको हम कहते हैं वो ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो आई होप सो कि रिलायंस की तेज़ी से मार्केट को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, और उसकी रिक्वायरमेंट है बड़े शेयर्स की। कुणाल परार 2 शेयर आपसे भी ज़रा लॉन्ग साइड के पहले पता करता हूँ। ये एक बार ज़रा एक SJVN आप चेक करो, ये NHPC का बड़ा भाई छोटा भाई जैसे मर्जी समझ लो आप, ये दोनों का जोड़ा एक साथ चलता है, जैसे REC PFC चलता है ऐसे SJVN भी फ्यूचर्स में आया है, ये भी चल रहा है। जरा आपके रिकमेंडेशन इस पे सर। वेल टिम्पी जी, आपको थैंक यू कहूंगा, बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपने मेरी नजर में लाया है। टेक्निकल बेस पे देखने जाए तो इन्वर्टेड हिल एंड शोल्डर फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है। मूविंग एवरेज वाइज देखने जाए तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, इतना ही नहीं डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल का फॉर्मेशन का भी ब्रेक डाउन दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर की बात करें तो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है समवेयर अराउंड 100 के लेवल पे। यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन फुल लग रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल स्टॉक 122 के अराउंड है। हम लोअर लेवल पे टिम्पी जी 113 का सपोर्ट आ रहा है, हम सेफर साइड 112 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 122 है, 112 का एसएल आप मेंटेन करके चले। सबसे पहला टारगेट 130 एज पर द जियोमेट्री टारगेट, एंड जैसे ही 130 ब्रेक होगा वन वे ऊपर में 142 के भी टारगेट ये स्टॉक आपको दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 16 से लेकर 17% का मोमेंटम ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। खरीदारी करके चलिए विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 112। ठीक है, डन सब। तो ये आपने लेवल से बता दिया, अपनी कन्विक्शन में बताई SJVN पे, ये हमने नोटिस कर लिया, बाकायदा स्टैम्प पे लगा दिया है, बाय विद द टारगेट ऑफ 130 142 और स्टॉप 112 का लगा रहे हैं। अब ये ऑप्शंस का ट्रेड भी लेके आते हैं, अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज का ऑप्शन ट्रेड बताने के लिए।
अजीत सर नमस्ते, जरा बताइए आज का कौन सा ट्रेड है आपका? इंडेक्स का तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है। स्टॉक्स का कौन सा है? या गुड मॉर्निंग डिम्पी। बिल्कुल देखिए, इंडेक्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टोन है और हेल्दी कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आप 24,800 को ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं अगर यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कर चुके हैं, वहाँ के अलावा आप थोड़े से दूसरे सेक्टर्स पे भी अपने को फोकस करना चाहिए कि जहाँ से रिकवरी और साइन दिखने के शुरू हुए हैं, जैसे कि ऑटो। विद इन दी ऑटो स्पेस टाटा मोटर्स पिछले करीब 4 महीने की गिरावट के बाद फाइनली इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। अभी भी ओवरसोल्ड है और मेरे हिसाब से एंटिसिपेशन है करीब 840-850 तक के लेवल्स नियर टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको कॉल ऑप्शन के थ्रू आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 820 वाली कॉल जो करीब 16 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 12 के स्टॉप लॉस के साथ 24 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, तो टाटा मोटर्स हम सुबह आज इसके रिवर्सल की भी चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी अच्छे फॉल के बाद वापस से शेयर गर्म हो रहा है, चल सकता है। और आप बता रहे हैं कि इसकी कॉल के साथ जाओ, 820 की स्ट्राइक की कॉल है, ये अच्छा किया आपने हमको बता दिया। सॉर्ट ऑफ एट द मनी कॉल ही है। 813 814 का तो भावी चल रहा है, 16 रुपये का एक्सरसाइज प्राइस भी ठीक है, 24 रुपये का टारगेट है, 12 का स्टॉप लॉस है, रेशो 1:2 कैलकुलेटेड है, इसलिए 4,500 रुपये आएंगे और करीब 2,000 रुपये जाएंगे। रेशो 1:2 है, इसलिए स्टॉप लॉस टारगेट ऐसा कैलकुलेटेड है। 2 लॉट 1 लॉट जैसे आपको ठीक लगे वैसे अपनी पोजीशंस को ले सकते हो। और ये इसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की है जिसकी वैल्यू आपके पास अब 24-25 दिसंबर तक चली जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सर, थैंक यू वेरी मच ये कॉल नोटिस करवाने के लिए। टाटा मोटर्स रिवर्सल का कैंडिडेट है, कई बार थोड़ा समय लगता है बट अच्छा चल सकता है। अगर चला ना तो 100% 24 का रेट आएगा, ये मैं थोड़ा आपको अपने हिसाब से भी मैं बता दूं। और ये F&O का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी कि 10 में से 9 लोग इसलिए पैसा गवाते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं, लिवरेज का फ़ायदा ज़्यादा और स्टॉप लॉस रखना नहीं और ज़्यादा ट्रेड ले लेना। तो ये अगर आप थोड़ा सी मैनेज कर लेंगे तो आप उस 9 लोगों में से नहीं आएंगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, एक शेयर मेरे को और पता करना है, बस नरेश भाई से पता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक शॉर्ट का ट्रेड भी है मेरे पास जहाँ पर मैंने जस्ट अभी डाटा चेक किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, गोदरेज सीपी आज पूरा F&O के बास्केट को तोड़ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर्स दिखाओ सारे स्क्रीन पर, डाबर, कोलपाल, ब्रिटानिया, ये सारे, नेस्ले इंडिया इनफैक्ट, ये ऐसे शेयर्स हैं सब में 2-2, 3-3% तक की गिरावट है, सब में जिसके मैंने नाम लिए। गोदरेज सीपी, HUL, मैरिको, डाबर, टाटा कंज्यूमर्स, कोलपाल, सब के सब, ब्रिटानिया इंक्लूडिंग ब्रिटानिया भी। इसमें एक बार ज़रा मैरिको, डाबर चेक करना सर, ये कितने और वीक हो सकते हैं। और साथ ही FMCG का इंडेक्स भी दिखाओ स्क्रीन पर। नरेश भाई एक बार जरा चेक करना डाबर और मैरिको। अगर हम देखें तो ये स्टॉक्स में काफी करेक्शन आ चुका है। अगर डाबर जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो आज जो भाव आ रहा है रफली 2018 में हुआ करता था, तो ये लेवल्स पे शॉर्ट करने में रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं। और आज अनाउंसमेंट के बाद हुआ है GCPL के गाइडेंस के बाद, यहाँ पे अगर शॉर्ट करना भी है तो एक इंट्राडे बाउंस आ जाए थोड़ा तो देखना चाहिए। और अगर करना है तो शॉर्ट उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर होता है कि जहाँ पे अभी भी एक लोअर डाउनसाइड टारगेट 2300 तक ओपन है, तो बाउंस बैक अगर इसमें आए तो शॉर्ट करना है। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है, ऑलरेडी 3-4% स्टॉक डाउन है और डिफेंसिव सेक्टर है, तो काफी बार बहुत स्लो वे में करेक्शंस आते हैं। तो हमने देखा भी है कि 2 महीने तक करेक्शन आया स्लोली एंड स्टेडीली, कोलगेट भी हो तो एवरी डे 1-2% मूव करके, 0.5% मूव करके। सो एज ऑफ नाउ बाउंस बैक के लिए वेट करेंगे शॉर्ट करना। ऑलराइट, तो ये जितने भी काउंटर्स हैं यहाँ पर एक वीकनेस ज़रूर गहरा रहे हैं। आप HUL देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 4% की कमज़ोरी, इवन डाबर भी, हालांकि यहाँ पर भी कंपनी की जो कमेंट्री थी वो आ ही चुकी थी, पर आज फिर से GCPL की कमज़ोरी के साथ डाबर भी पिटता हुआ, लगभग यहाँ पे भी 0.25% की गिरावट है। तो FMCG स्पेस क्लियरली आज काफ़ी प्रेशर में, पर इस बीच कुछ एक काउंटर्स जो कि हाल फिलहाल जिनकी एंट्री F&O सेगमेंट में हुई है उनमें एक अच्छा एक्शन है। उनमें से एक स्टॉक है PB फिनटेक। एक बार कुणाल जी आपसे इस पे राय लेना चाहूँगी। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स तो ठीक है पर स्टॉक एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है।
ओके तो पीबी फिनटेक शायद हमने अपने एक्सपर्ट से एक बार इस पे ऑलरेडी राय ले ली है, तो इस काउंटर को एक बार ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर आज एलएनटी ये काउंटर जो है निफ्टी के गेन को लीड ज़रूर करता हुआ दिख रहा है। एक बार कुणाल जी इसका चार्ट चेकअप दे पाएंगे, क्योंकि देखिए लगभग 3800 के आसपास जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये स्टॉक पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं ले रहा है। कौन से बड़े टारगेट्स कुणाल जी यहाँ पर ध्यान में रखें, और क्या अभी भी मौके हैं एलएनटी में एक फ्रेश बाय के लिए? वेल एलएनटी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक को अभी पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। 3940 के अराउंड है। आप इसका मंथली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिए। एज पर द मोमेंटम थ्योरी ये आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकता है, एक पॉजिटिव अल्फा जनरेट कर सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 3940, क्योंकि अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो वीकली चार्ट पर ऑलरेडी लास्ट वीक को ही काउंटर ने ब्रेकआउट दे दिया था। मंथली चार्ट की बात करूँ तो मंथली चार्ट पे भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे स्पॉट होती हुई देखने को मिली है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा जो व्यू है वो खरीदारी करके चलने का ही बनेगा। बस एसएल जो है वो थोड़ा सा बढ़ाएगा। लोअर लेवल पे एसएल 38 होगा 3800 का, और अभी जो स्टॉक चल रहा है 3938 पे है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है 3800 पे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट जो है वो 4050 का है, 4050, और जैसे ये ब्रेक होगा 4215 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि प्रेशर लेवल से 7 से 8% का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो रही शॉर्ट टर्म की बात। अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ये स्टॉक डेफिनेटली पोर्टफोलियो में इस लेवल पे ऐड करके चलना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ से हमें 4500 से लेकर 4600 तक के भी लेवल ये एलएनटी हमें दिखा सकता है आने वाले दिनों में। ऑलराइट, तो एलएनटी बड़े टारगेट्स जो है यहाँ पर आप ध्यान में रखिए। पोजिशनल एक अच्छा बेट हो सकता है एलएनटी, और कुणाल जी का भी मानना है कि पीछे मुड़ के फिलहाल तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है एलएनटी के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान ज़रूर रखें, 3800 के आसपास एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। पर पावर काउंटर्स में एक जोश ज़रूर देखने को मिल रहा है। हालांकि टाटा पावर की जो धमाकेदार कॉमेंट्री रही उसके बाद ये स्टॉक में एक अच्छा एक्शन है, पर इसी के साथ साथ पावर फाइनेंसेस भी अच्छा मूव दिखा रहे हैं। एक बार नरेश जी पीएफसी आरएससी पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करके ही सही अपने मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लेकर ये स्टॉक रोज आप देखेंगे तो 1-2% की तेजी जरूर दिखा रहे हैं। पर नरेश जी इन दोनों ही काउंटर्स पर फिलहाल बेट करने का सही समय है? अभी भी पॉजिटिव है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा क्योंकि काफी मूव हो चुका है। जैसे अगर हम देखें पीएफसी 440 के लो बना के अब 520 पे है, तो यहाँ से भी बायस पॉजिटिव ब्रेकआउट हो चुका है। 510 का स्टॉप लॉस होगा, और एक्सपेक्टेशन है कि फिर से प्रीवियस जो हाई जोन्स है 550 570 तक जा सकता है। सेम कैसा आरईसी में भी, वहां पे भी अच्छे खासे बॉटम बने थे अराउंड 480 के, और शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो चुका है। तो आरईसी रिलेटिवली थोड़ा बेटर लगता है कि जहाँ पे प्रीवियस हाई 630 के है, सो यहाँ पे ज्यादा अपसाइड हो सकता है, कैचअप भी हो सकता है पीएफसी के साथ। तो आरईसी प्रेफर्ड रहेगा पीएफसी पर। ऑलराइट, तो आरईसी ज़्यादा बेहतर लग रहा है पीएफसी के मुकाबले, तो यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखें। दोनों ही काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन हम ज़रूर देख रहे हैं। पर जयपुर में आज से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन थोड़ी देर में खुद पीएम मोदी करेंगे। इस समिट के जरिए राजस्थान सरकार का मकसद राज्य में निवेश को बढ़ावा देने का है। डिटेल्स के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़े हैं। आइए सीधे चलते हैं उनके पास। अनुराग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। ये राजस्थान सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इस समिट के अंदर गौतम अदानी, वेदांता के अनिल अग्रवाल, बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला समेत जो बड़े उद्योगपति है वो इस समिट के अंदर शामिल होंगे। और राजस्थान सरकार ने एक लक्ष्य रखा है अगले 5 साल के अंदर जो जीडीपी है राज्य की उसे डबल करने का और $350 बिलियन तक ले जाने का। इसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ढेर सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। और समिट से पहले राजस्थान सरकार का दावा है कि जो 30 लाख करोड़ के निवेश के जो एमओयूज है वो राज्य में साइन हुए हैं इस समिट से पहले। और अलग अलग सेक्टर्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो राजस्थान के अंदर अगर निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें कई सारे सहूलियत जो है वो सरकार देगी। और राजस्थान सरकार निवेशकों को आमंत्रित कर रही है राजस्थान के अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए और राजस्थान के अंदर निवेश करने के लिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये पूरी डिटेल्स लाने के लिए। तो इस समिट पर
रहेगी नज़र और समय समय से हम आपका रुख भी ज़रूर करेंगे जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके लिए। पर आगे बढ़े और नज़र डालते हैं सीएट के काउंटर पे, क्योंकि सुबह से ही हम हाईलाइट कर रहे थे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग डील सीएट की तरफ से होती हुई दिखी है। अगर मैनेजमेंट कमेंट्री की बात भी करें तो वहाँ पर उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि इस डील के बाद जहाँ पे मिशलिन से उन्होंने कैम्सो ब्रांड को एक्वायर किया है, उसके बाद ये मार्जिन एक्रेटिव डील जो है ज़रूर साबित हो सकती है। आप देखिए धीरे धीरे करके लगभग 10% की तेजी इस स्टॉक में ऑलरेडी आ गई है। पर आइए और डिटेल समझते हैं क्या है इस तेजी की वजह, क्या कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आई है, ब्रोकरेजेस इसे कैसे देख रहे हैं। ये पूरी लिस्ट के साथ, ये पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जिन्हें जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए क्या है वजह सीएट की तेजी की। बिल्कुल सीएट आज फोकस में रहेगा। करीब करीब 10% का हमें उछाल देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइसेस में। जैसे कंपनी ने एक्वायर किया कैम्सो ब्रांड का ऑफ हाईवे टायर्स एंड ट्रैक बिजनेस मिशेलिन से, और ये जो ऑल कैश डील हुई है और ये जो वैल्यू है इस डील की वो होगी करीब करीब 1900 करोड़ रुपए, अबाउट $225 मिलियन US। और कंपनी ने जो बिज़नेस एक्वायर किया, अगर हम उसकी रेवेन्यूज़ भी देखें तो वो भी करीब करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब 213 मिलियन US है। तो ओवरऑल डील जो है करीब करीब प्राइस टू सेल्स रेशियो 1 के आसपास हमें देखने मिली है। इसके अलावा सीएट एक के पास अब एक ग्लोबल ओनरशिप आ जाएगी कैम्सो ब्रांड की, और इसी के साथ 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी आएंगी श्रीलंका में सीएट के पास। इसके अलावा हमें काफ़ी ब्रोकरेजेस नोट देखने मिले सीएट पे। शुरुआत करेंगे IIFL से। उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 4000 रुपये का। उनका मानना है कि ये डील काफ़ी अच्छी है और कंपनी को एक EPS एक्रेटिव डील ये नज़र आएगी। EPS में भी एक अच्छा खासा बेनिफिट नज़र आएगा, और एस्टिमेशन उन्होंने लगाया कि 7 से 8% का EPS एक्रेशन हमें देखने मिल सकता है FY26 में। इसके अलावा एक नोट है एक्सिस कैपिटल से, वहाँ पे भी उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 3450 रुपये का। उनका मानना है कि जो प्राइस टू सेल्स रेशियो 1 पे जो डील देखने मिली है वो एक काफ़ी इनएक्सपेंसिव डील है और कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक उनका है। उसके अलावा कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो हाई मार्जिन सेगमेंट की तरफ जा रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव दिखेगा सीएट के लिए। इसके अलावा इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट है, बाय रेटिंग मेंटेन और जो टारगेट प्राइस है वो है 3750 रुपये का। उनका मानना है कि जो एक्विजिशन है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है और जो स्टेप है वो एक राइट डायरेक्शन में लिया गया है। उसके अलावा जो कंपनी के फास्ट ट्रैक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो एक एक्विजिशन डील फास्ट ट्रैक करते हुए नजर आएगा, और इसी के साथ सीएट उनका एक टॉपिक बना रहता है पूरे टायर स्पेस में। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीएच में एक ज़बरदस्त उछाल जो कि आज हम देख पा रहे हैं। मैनेजमेंट का ये ज़रूर कहना है कि आने वाले समय में मार्जिन्स और भी बेहतर होते हुए दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर डील से। थोड़ा सा डेट वो ज़रूर लेंगे, पर इंटरनल एक्रूअल्स भी जो है इसमें आते हुए दिखेंगे, जहाँ पे एनालिस्ट ये ज़रूर मान रहे थे कि शायद ये पूरी डील जो कि काफ़ी बड़ी डील है सीएच के लिए, कहीं ना कहीं ये सिर्फ डेट से होगी तो इनके रेशियोज जो हैं वो और बेहतर साबित हो सकते हैं। पर इस पे हमने स्टॉक कॉल ज़रूर ली थी। सुबह आशीष जी ने इस पे 3400 के टारगेट दिए थे, वो तो फिलहाल अचीव होते हुए दिख रहे हैं ऑलरेडी। 10% का उछाल सीएट में। पर अन्य टायर काउंटर्स में भी एक अच्छी तेज़ी है, जिसमें कुणाल जी अपोलो टायर्स एक बार आप चेक कर पाएंगे, जहां पर 1% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख भी रही थी कि अपोलो टायर्स अपने कुछ रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए ऊपर जाने की कोशिश में है। पर आशीष जी, क्या यहाँ पर एक पॉजिटिव नज़रिया रखना चाहिए और कोई फ्रेश ट्रेड? ओके, माफ कीजिएगा कुणाल जी, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नजरिया रखना है अपोलो टायर्स में, कोई फ्रेश ट्रेड? डेफिनेटली पॉजिटिव नजरिया यहाँ पे रखेंगे। अगर मैं आरई चार्ट की बात करूँ तो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 548 के अराउंड है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 536 का है। हम 535 का एसेट सेफर साइड यहाँ पे रखेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से मोमेंटम है, सबसे पहला टारगेट है 558 का है, और 558 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 575 तक की भी लेवल एज अल्टीमेट टारगेट ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो खरीदारी करके चले विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 535। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और खरीदारी के मौके अब भी बनते हुए ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसलरी, भले ही एफएमसीजी ऑटो पैक में हम देख रहे हैं कि बड़ा ही वॉलेटाइल कामकाज देखने को मिल रहा है, लेकिन एंसलरीज पर नज़र बिल्कुल होनी चाहिए। टायर स्टॉक्स फोकस में है और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे अच्छी खासी मजबूती के बीच काफ़ी सारे प्लेयर्स एंसलरी स्पेस में नज़र आते हैं।
L&T, HDFC बैंक, कोटक बैंक, TCS और NTPC, ये 5 स्टॉक्स है जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स है इस वक्त बाजार में। और इसके अलावा इनके विपरीत अगर देखेंगे कंजम्पशन में FMCG जहां पर गड़बड़ाया है वहां HUL में कमजोरी है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस और M&M, ये स्टॉक्स हैं जो कि मेजर ड्रैगर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक नज़र इंडेक्सेस पर भी होनी चाहिए। मिड कैप, स्मॉल कैप में जहां एक्शन नजर आ रहा है, एक रिकवरी अटेम्प्ट करने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स में किस तरह के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप अब भी इंटैक्ट है। स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि जो तेजी थी वो फ्रिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। एक नज़र निफ्टी पर गिरावट इस वक्त हावी होती हुई, और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल साइंस, बिकवाली का दबाव। सो क्लियरली बाजार वॉलेटिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन जरूर देखने को मिलेंगे। और जहां ब्रॉडर मार्केट्स की ही बात कर रहे हैं कुणाल, ये रेलवे काउंटर्स जो हैं इन पर भी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि RVNL और इसके अलावा IRFC जैसे स्टॉक्स हैं जो कि क्लियरली न्यूज़ फ्लोज के चलते, ऑर्डर विंस के चलते फोकस में हैं। अभी हम टायर स्टॉक्स की बात कर रहे थे, सीएट का काउंटर भी फोकस में है, ITI लिमिटेड और एक्सचेंज एंसिलरीज जैसे स्टॉक्स। इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते BSE लिमिटेड की बात हमने करी, CDSL की बात की, एंजल वन की बात की। मिड कैप स्पेस में एक्सचेंज एंसिलरीज पर फोकस, BSE लिमिटेड आज भी मजबूती के साइंस दिखाते हुए। CDSL वहां पर भी हम देख रहे हैं एक्शन है, और साथ ही एंजल वन के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखेंगे 6% तक के मूव्स। सो क्लियरली एक्सचेंज एंसिलरीज हैं जो कि एक्शन दिखा रहे हैं, और इस एक्शन पर आगे विस्तार से हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन इस बीच